मुश्किल भरा दिन बाजारों के लिए और लगातार गिरावट बढ़ती नजर आ रही है और डाउ फ्यूचर्स भी ऊपरी स्तर से तेजी से फिसलते हुए अब बचा है आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते की एक्सपायरी के लिए। कहाँ होगी एक्सपायरी, क्या करें कल की तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन तो भरपूर है बट पूरा का पूरा एक्शन आज बिकवाली की तरफ ही आपने देखा है। थोड़ा संभलने की कोशिश की थी बाजारों ने बट वो सस्टेन नहीं कर पाए और ग्लोबल फैक्टर्स भी कमजोर हैं। बताएं सर, इस समय की सबसे पहले तो बड़ी बात है ये दीप की गिरावट तेज है और 15,850 के आसपास हम हैं। 15,800 के नज़दीक जाकर आए थे और बैंक निफ्टी 800 अंक कमजोर है, अच्छी कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। 1275 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा सेंसेक्स में, तो 2.5% के आसपास की कमजोरी सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती दिख रही है। और जो गिरावट है उसको लीड करने के लिए वही दो कमजोर हैं हमेशा की तरह, आईटी और मेटल। ये नीचे गिराने में इनका योगदान है सबसे ज़्यादा, आज भी यही है। आईटी इंडेक्स 5.5% कमज़ोर है। ऑटो, फार्मा, ऑयल एंड गैस, यहाँ पर भी बिकवाली का प्रेशर है आज के। और डाउ फ्यूचर्स अब 300 अंक लुढ़क चुका है। कल गिरना काफ़ी नहीं था कि आज और गिरने के चक्कर में 1.5 से 2% नीचे आपको यूरोप इस वक्त नजर आएगा। तो ये है अब तक का पूरा रुझान। और अगर आपको लग रहा हो कि गिरने वाले सारे सेक्टर बता दिए, बढ़ने वाला एक भी बताया नहीं, तो उसकी रीज़न ही है तो बढ़े तब तो बताए ना, किसको बताएं। वायदा कारोबार में भी 6-7 स्टॉक्स ही हैं सर जो पॉजिटिव हैं। आईटीसी थोड़ी लीडरशिप ऑफकोर्स दिखा रहा है। 3 साल की ऊंचाई पर आईटीसी है। तो इतने साल जो आईटीसी के इन्वेस्टर्स परेशान होते थे तेजी के बाजार में, आज मंदी के बाजार में उन्हें खुशी थोड़ी दिख रही है। बट बताएं सर, जो आपने सुबह एक बार कहा भी था कि इनिशियल 15-20 मिनट के बाद देखना है बाजार क्या डायरेक्शन चूज करेंगे। वहां से अगर देखें तो डायरेक्शन आज गिरावट की ज्यादा चूज करी है, तो कवरिंग नहीं हुई है बल्कि फ्रेश और फॉल आ जाते हुए देखिए लोगों का मंदी की तरफ और ज्यादा रुझान बढ़ा है। कैसे समझना है इस एक्शन को? अभी भी जो 15,740 का लेवल है 100 पॉइंट दूर है बट 400 पॉइंट्स का कट। दीप, मुझे आश्चर्य नहीं कि बाजार बढ़ा नहीं है और उसकी वजह साफ है। सुबह हमने उस डेटा पर सबसे ज़्यादा फोकस किया था और मैं कह भी रहा था आपके पसीने छूटेंगे, ऐसी की थोड़ी कूलिंग और चिलिंग बढ़वा लो तो अब अगर पोजीशन ही इतनी तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात ये है। आज देखिए, पहले आपने 16,000 को क्रॉस नहीं कर पाए, खुले कम गिरावट से ऊपर आने की कोशिश की, 16,000 के ऊपर नहीं निकल पाए। तो 16,000 तो अपने पहले से डिसाइड हो ही गया था कि 16,000 माउंट एवरेस्ट है। अब 15,900 के नीचे जाने के बाद कल के डेटा पर के बेसिस पे बता रहा हूँ, 3.25 करोड़ शेयर अगर पुट राइटर्स शॉर्ट है। और आप देखो 16,900 के नीचे वक्त काफ़ी बिताया है, लगभग पिछले 2 घंटे से 16,900 के नीचे है। और एक बार 16,900 के नीचे आने के बाद कोई खास अटेम्प्ट वापस ऊपर आने का नहीं किया। आप देखिए अभी तक का जो ट्रेडिंग सेशन है लगभग 40% सेशन में आप 16,900 के ऊपर रहे। ठीक है, अभी तक का सेशन का 60% हिस्सा जो आपको दिख रहा है वो 16,900 से नीचे का दिख रहा है। और जब 16,900 के नीचे आए ना, वापस पहाड़ी बनी नहीं है ऊपर की एक भी। सो पॉइंट ये कि 16,900 पर अगर आपके वहाँ तक इतने पुट राइटर्स रिस्क पर है और लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होने का खतरा है, आज वीकली एक्सपायरी है। अच्छा चलो आ भी जाते हैं तो हम अकेले आए कैसे? साथ तो चाहिए। डाउ फ्यूचर्स देखिए गिरते गिरते अब 300 पॉइंट नीचे हो गए, तो सपोर्ट किधर है? सपोर्ट कहीं भी नहीं है दीप। तो फिर भी आप ये मानिए कि डाउ इतना गिरा हुआ, इतने ज़्यादा पुट राइटर्स, इतने ज़्यादा डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी और आज की एक्सपायरी, उसके बाद हम खराब तो नहीं, ये खराब नहीं मानना ना, ये मतलब होने में और खराब हो सकता था। फिर भी अभी तक उतने खराब नहीं है। और उसकी वजह एकमात्र है कि एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी उतने ज़्यादा नहीं है और निचले स्तर पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग उनकी हो रही होगी। सो इसलिए हम बचे हुए हैं, नहीं तो इससे कहीं ज़्यादा हम खराब हो सकते थे। ये है आपके लिए। और बार बार जो मैं 16,16 बोल रहा हूँ उसको 15,900 किया ना जाए। 16,900 जिसको बोल रहा हूँ उसको 15,900 मान के 1,000 पॉइंट का फेयर ऐसा चलता है। कल को रिवर्सल आ गया था 16,900 वो आदत, वो 15,900 अब क्या करें? मतलब एक दिन में 16,000 का मूड बनाते वापस 15,000 वाली में। अल्टीमेटली तो इंसान का दिमाग, हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले थोड़ी है। आई थिंक 16,900 और भी ज्यादा आपके लिए हुआ क्योंकि वहीं से आपकी वार्निंग शुरू हुई थी कि अब आप एग्जिट कर दीजिए 16,950 से। वो तो क्या ड्रीम एग्जिट था, अब ऐसा लगता है ना कि बेच के निकल जाओ। ड्रीम 1200 पॉइंट गिरा वहां से। लेकिन 15 जो भी 16 बोला है उसको 15 गिना। 15,900 के नीचे जो हम खराब हुए करीबन 2.5-3 करोड़ पुट राइटर्स रिस्क पर है, ये उठने नहीं देंगे। तो मामला कोई ऐसी बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से आए ऐसा दिख नहीं रहा, कम से कम अभी की पोजीशन के हिसाब से और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से। बाकी डेटा मेरे पास आ गए हैं, जब तक आप दूसरा काम निपटाएं मैं अपने डेटा तैयार कर लेता हूं। बिल्कुल सर, थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। आइए
देख लेते हैं आने वाले दिनों के लिए अहम इवेंट्स और साथ ही आज की जो नतीजे और खबरें आई हैं। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। आप देखिए ट्रिगर्स में अभी भी एफ स्पेस से लंबी सूची है जिनके नंबर्स आने बाकी हैं, जिसमें अशोक लेलैंड, बॉश, चंबल फर्टिलाइजर्स, कॉनकोर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HPCL अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। इनफैक्ट यहाँ पर प्रदीप फॉस्फेट्स का आज IPO बंद होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा कि फाइनल जो फिगर्स हैं वो आज किस तरह के आते हुए नज़र आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर नज़र रखिए। साथ ही जनरल प्रवीण माफ़ कीजिएगा CL एडुकेट यहाँ पर फोकस रखिए, क्योंकि शेयर बायबैक पर ये कंपनी आज विचार करने वाली है, तो देखना होगा कि कितनी वैल्यू का यहाँ पर ये बायबैक आता हुआ नजर आता है। महंगाई पर आज शाम 5:30 बजे इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक भी होने वाली है। यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है कि यहाँ पर किस तरह की कमेंट्री आती है इन्फ्लेशन को लेकर। 20 मई ये शुक्रवार आप निफ्टी से NTPC अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही F&O स्पेस से अमर राजा बैटरीज, IB हाउसिंग, IDFC लिमिटेड, फाइजर और जाइडस लाइफ साइंस के नतीजों पर भी नजर रखनी है। ई मुद्रा जिसकी मैनेजमेंट से आज हमने बात की, उसका IPO कल खुलता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड 243 से 256 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। IPO साइज कुल मिलाकर 413 करोड़ रुपए का है। इथियोस लिमिटेड का IPO कल बंद होगा। साथ ही हिंदुस्तान फूड्स यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी और जाइडस लाइफ के नंबर्स के साथ साथ आपको बाईबैक पर भी ये बोर्ड बैठक करेंगे। ट्रेंट लिमिटेड फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने दिया था वो एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा और जापान के CPI आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। और अंत में 21 मई यानी कि शनिवार निफ्टी से श्री सीमेंट और पावर ग्रिड अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही F&O स्पेस से JK सीमेंट और BHEL के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और सिंधु ट्रेड लिंक्स पर भी नजर रखिए, इन्होंने जो बोनस शेयर जारी किया था उसकी रिकॉर्ड डेट भी शनिवार 21 मई है। तो ये है आपके लिए इस समय कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो निकल कर आ रहे हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और कुछ जो नतीजे आ चुके हैं आज। नतीजों में डॉक्टर रेड्डीज जिसके नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप रिपोर्टेड मुनाफा देखेंगे तो वो 557 करोड़ से घट कर 97 करोड़ आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 617 करोड़ का था, हालांकि इसमें आपको एक एडजस्टमेंट भी है 740 करोड़ का, जो इम्पेयरमेंट का खर्च है उसका एक एडजस्टमेंट है। और कॉन्सोलिडेटेड आय देखेंगे तो कॉन्सोलिडेटेड आय 4768 करोड़ से बढ़कर लगभग 5500 करोड़ पर आती हुई दिखी है। वी गार्ड नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। अगर आप कंसोलिडेटेड मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा लगभग 68.8 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप आय देखेंगे, आय में भी 855 करोड़ से बढ़कर 1050 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स में कटौती देखी गई है, वो 13% से घटकर लगभग 10.6% पर आते हुए दिखे हैं। थंगमेल ज्वेल्स, अगर वहां पर नतीजे देखेंगे तो नतीजे जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो लगभग 14 करोड़ से घटकर लगभग 8 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आय देखेंगे तो आय भी 740 करोड़ से घटकर 610 करोड़ पर आती हुई दिखी है। खबरों में M&M पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी ने वॉक्सवैगन के साथ एक करार कर लिया है। किस लिए करार किया है? ये MEB इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के लिए करार किया गया है। IOC BPCL, जिसमें इंपोर्टर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। क्या है राहत? सुप्रीम कोर्ट ने समुद्री भाड़े पर IGST लगने के नियमों पर उन्होंने उसे गलत बनाया है और सरकार ने बोला है कि ये इंपोर्टर्स से जो समुद्री भाड़ा 5% जो IGST वसूला जाता था वो गलत है। ISMA का डेटा आया है जिसमें FY22 में लगभग 85 लाख टन शुगर जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। और अगर आप 15 मई से अभी तक देखेंगे तो 15 मई से लगभग 3.5 करोड़ टन शुगर का उत्पादन किया गया है। कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आप गो फैशन है जिसमें 1.9% इक्विटी के सौदे हुए हैं। ITC लगभग 16 लाख शेयर्स के कई सौदे किए गए हैं। NTPC जिसमें 10 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं और NHPC अंत में जिसमें 50 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। तो यह है आपके लिए सारी की सारी खबरें जहां पर रखनी है नजर। धनलक्ष्मी बैंक एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है और स्टॉक भी थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। 8% ऊपर धनलक्ष्मी बैंक का है, ज़्यादा रेडार पर आता नहीं है। एसेट क्वालिटी में सुधार है। मुनाफा 5.25 करोड़ से बढ़कर 23.25 करोड़ का आपने आते हुए देखा है। 5 गुना लगभग मुनाफे में आपने बढ़त आती भी देखी है। ये परफॉर्मेंस आ रही है। NII 71 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ की आई है। तो एसेट क्वालिटी का सुधार डेफिनेटली बाजार को पसंद आया है और लग रहा है कि प्रोविजनिंग का भी प्रेशर थोड़ा कम रहा है। जिस तरह से मुनाफे में बढ़त आई है, स्टॉक भी स्पाइक करते हुए दिख रहा है। ग्रॉस NPAs भी 7.55% से घटकर 6.32% के आते हुए दिखे हैं। तो कुछ रिएक्शंस हैं जहां पर बाजार मूव कर रहा है और बैंक स्टॉक्स सरप्राइज मूव आ रही है धनलक्ष्मी बैंक में नतीजों के बाद इस समय। बट अदरवाइज देखें तो कोई सहारा नहीं है। 900 पॉइंट्स नीचे अनिल जी इस समय बैंक निफ्टी 33,300 के में नीचे आया है इस समय। 33,300 को तोड़ने की तैयारी है। अब अगले जो बड़े लेवल है वो नोट कर लीजिए, 33,150 और 33,000, ये दो बड़े लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी के लिए 15,800 और 15,740 जो हैं, तो मतलब वहीं जहाँ घूम फिर के आए थे पिछले हफ्ते, बस वहीं बाल बचे हुए हैं।
12-13 मई के जो लोज हैं वहाँ तक पहुँचने की तैयारी में चक्कर में दिख रहे हैं हम। आइए 2:10। देखो कौन कौन आया शो में, एक बार देख लीजिए सब। कुणाल जी भी है, राकेश जी भी है, वागले साहब भी है, सुमित जी भी हैं, सिमी जी भी हैं, सिद्धार्थ जी भी हैं और 1-2 और आने वाले भी हैं। लेकिन किसी का कोई कुछ करने का मन नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई नहीं है। और देखो सुमित जी को देखो, नीचे ही देख रहे हैं, सामने देख भी नहीं रहे, जैसे कि नजरें मिला लेंगे तो पकड़े जाएंगे। कोई बात नहीं, कॉल्स नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कॉल्स होना ही चाहिए हर वक्त। आराम से आप इंतजार करें, तब तक आइए गपशप करते हैं हम सिद्धार्थ जी से। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है, और जब तक सिद्धार्थ जी गपशप के लिए अपना एजेंडा बनाए। हाँ, बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं, कॉल्स तो देंगे नहीं, कुछ कहेंगे जरूर, बताएं सर। देखिए अनिल जी, आपने बोला कि अनिल जी कहने को इतना कुछ है, मैंने कुणाल जी को 2 प्रस्ताव भेजे कॉल्स के लिए, चार्ट कॉर्नर के लिए। हाँ। तो अनिल जी उन्होंने तो आज मतलब कि वो होता है ना क्रिकेट के अंदर, ऑल आउट फॉर नो लॉस कर दिया, ऑल आउट फॉर नो लॉस। और अनिल जी करा कैसे कि मुझसे पूछते हैं कि बाय में है कि सेल में है। तो मतलब कि मेरे को तो स्पीचलेस कर दिया, मैं सजेशन दे रहा हूँ कॉल के लिए, कह रहे हैं बाय या सेल। तो मेरे को अनिल जी मेरे को मत बोलिए, कुणाल जी बिल्कुल भी मूड में नहीं है आज। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, टेक योर ओन स्वीट टाइम, आराम से, कोई हड़बड़ी जल्दी नहीं। 3:30 बजे तक बाजार खुले हैं, और उसके बाद भी आपका मन हो तो कल सुबह आप दे दीजिएगा पिक ऑफ द डे में। बताएं सिद्धार्थ जी, खरीदारी करने का वक्त आया है, अभी इंतजार करना है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जैसे कुछ महीनों पहले की बात है, जब हम मस्ती की पाठशाला कर रहे थे और वो डार्क हॉर्स की बात आई, तब डार्क हॉर्स की बात हुई थी तो आईटीसी का जिक्र हुआ था, अगर आपको याद हो, करीबन 1.5-2 महीने पहले की बात होगी। तो डार्क हॉर्स वो है आईटीसी, और आईटीसी पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये मार्केट में 400 पॉइंट निफ्टी डाउन में एक ही स्टॉक है जो एकदम दम लगा के खड़ा है, और वो है आईटीसी। तो आईटीसी पे जरूर खरीदारी करूंगा यहाँ पे भी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस सिचुएशन से जब निकल के आईटीसी निकला है, ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स वगैरह अच्छे हैं, बिजनेसेस में काफी ग्रोथ दिख रही है, तो आईटीसी पे मैं खरीदारी करूंगा। अगर टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट मैं रखूंगा इसका 290 का, 290 का टारगेट रखूंगा आईटीसी पे। मुझे आईटीसी काफी मजबूत लग रहा है यहाँ से भी। आईटीसी यहाँ से मजबूत रख रहा है, इस पर आपको रखनी है नजर रखनी है बॉश पर, और जर्मनी की कंपनी है जिस पर ऑफकोर्स हम सिद्धार्थ जी की भी राय लेंगे। एक बार पहले मैं आपके लिए नतीजे मार्क कर देता हूँ। 3,311 ये है आपके लिए आय का आंकड़ा। हमारा अनुमान था 3,350 करोड़ का, तो मामूली से हल्के से आय ने अनुमान को मिस किया, बट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अनुमान मुताबिक ही है। 3,218 करोड़ से बढ़कर ये आपके लिए आय का आंकड़ा आते हुए दिखा है। मुनाफा 351 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान एग्जैक्टली इसी अमाउंट का था, तो मुनाफा बिल्कुल अनुमान मुताबिक आया है, बट साल दर साल देखेंगे तो 27% मुनाफा गिर कर आया है। 482 करोड़ के सामने 351 करोड़ का आपने मुनाफा देखा है। आय लगभग अनुमान मुताबिक ही रही है, तो सुस्त नतीजे हैं, बट अनुमान मुताबिक सुस्त नतीजे हैं आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक बॉश का सवाल है, देखना पड़ेगा किस तरह के वीक ट्रैक्टर वॉल्यूम्स का इंपैक्ट रहा है, बट सीवी की तरफ से अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं, तो वहां पर इंडस्ट्री को सहारा जरूर था। एक रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज भी करी थी कंपनी ने, थोड़े कॉस्ट कटिंग भी की गई थी, तो ओवरऑल किस तरह के मार्जिन्स रहते हैं बॉश के, ये देखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। बट हाँ, लग रहा है कि कॉस्ट प्रेशर्स रहे हैं चुनिंदा जगहों पर, जिसका हल्का सा आपको इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है, बट ओवरऑल अनुमान मुताबिक नतीजे हैं बॉश के। सिद्धार्थ जी, आप तो हैं ही हमारे साथ, जरा फर्स्ट कट व्यू दें बॉश पर। देखिए, मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से दूसरे ऑटो एंसिलरी प्ले का जो हाल है उससे बेहतर काफी लग रहा है मुझे बॉश के नतीजे। ऑफ कोर्स जर्मन बेस्ड कंपनी है, और जिस हिसाब से इनके ऑटो एंसिलरी में काफी अच्छी योगदान है, मैं बॉश मुझे लगता है कि काफी स्टेडी बिजनेस है। अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और ऑटोमोबाइल स्पेस जो है, पूरा ऑटो एंसिलरी और ऑटोमोबाइल स्पेस, ये एक मतलब जो कॉन्ट्रा प्ले जिसे हम कहते हैं, ये उभर के आ सकता है, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल का प्ले हो, अशोक लेलैंड हो। तो ऑटोमोबाइल स्पेस में मैं मानता हूँ बॉश बेहतरीन बिजनेस है जिसपे बने रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बॉश पर राय इस समय। कुणाल जी, जरा एक बार चार्ट भी देख लें। स्टॉक वैसे कमजोर है, नतीजों के बाद थोड़ा और कमजोर हुआ है।
देखिए कमज़ोर चार्ट है, बिल्कुल आपने सही कहा दीपांशु, और एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखता है चार्ट पर। कल हमने एक बड़ा अच्छा फ्लेयर अप देखा, स्टॉक बिल्कुल एवरेज की रेखा तक गया, वहीं पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा, और आज हमने इसमें गैप डाउन ओपनिंग देखी है बाजार के साथ। तो मुझे लगता है और नीचे के लेवल्स आएंगे। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 13,100 के आसपास है, तो वहां तक तो बड़ी आसानी से फिसल सकता है। लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो 13,100 के आसपास एक बहुत मेजर सपोर्ट है। तो नीचे के लेवल्स पर जरूर इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, फिलहाल स्टॉक से दूर रहे। वैसे 100 रुपए का एक स्पेशल डिविडेंड दिया है कंपनी ने, क्योंकि उनके इंडिया में 100 साल हो गए हैं, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए 100 रुपए का डिविडेंड आपने बॉश की तरफ से आते हुए देखा है। ये एक स्पेशल गिफ्ट। ऐसे नहीं बोलने का, इंडिया में 100 साल हो गए, और 100 साल होने का मतलब अलग होता है इनडायरेक्टली। क्या सर? हो गया, अच्छा। उनके मतलब कभी सेंचुरी। हाँ पूरा नहीं। अरे कहाँ है, एक मिनट हमारे इधर पैनल पे जरा दिखाइए सारे लोगों को, कौन है बुजुर्ग को, उनको पता चलेगा। मतलब कभी कभी ऐसे खबर देनी होती थी कि भाई फलाना जी नहीं रहे, अच्छा चले गए, तो उनके 100 साल हो गए। ओ वैसे, अच्छा वो उस कॉन्टेक्स्ट में बराबर है। कुणाल जी ऐसे ही होता था ना। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन देखिए अनिल जी, अपनी जीवन प्रत्याशा बहुत बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ। तो अब तो अनिल जी सब लोग 100 तक जी रहे हैं, और शेयर बाजार के जो लोग हैं वो तो अनिल जी 100 को भी पार कर रहे हैं। कंपनियां या लोग अनिल जी, ट्रेडर का दिल मजबूत हो जाता है अनिल जी। हाँ, झटके खा खा के, इससे ज्यादा मतलब और क्या चाहिए, इससे ज्यादा दिल कहाँ मजबूत होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है जो आपके लिए कंपनी बॉश, जिसके आए हैं दमदार रिजल्ट्स। आइए सुमित जी तैयार है अपनी दमदार कॉल के साथ। बताएं सुमित जी। सेल कॉल रडार पे आया 228-228.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जील के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने रिसेंट के लोज ब्रेक कर दी है और अब ये स्टॉक यहां से 10 से 15 रुपए का गिरावट दिखाने को तैयार है। 235 रुपए 238 रुपए स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 235 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के सेल साइड का व्यू लेके काम करना है। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 220 रुपया और 215 रुपया, ये लेवल्स 1 से 2 दिनों के अंदर जील में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 235 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के 220 से 215 के टारगेट्स लिए। तो ये आपके लिए जी एंटरटेनमेंट पर सेल कॉल आती हुई दिख रही है। शो का पहला बिगुल और वो भी सेल है। ऑब्वियसली बाजार का मूड माहौल देखते हुए यहाँ पर और परेशानी बढ़ रही है। एक स्टॉक जहां पर हम और भारी गिरावट आते हुए दिख रहे हैं वो है इन्फो एज। लगातार ये कमजोर रहा है काउंटर और किसी भी तरह के बाजार में संभलने की कोशिश करता है पर संभल नहीं पाता है। सिमी जी जरा इन्फो एज का चार्ट देखें, 3500 के नीचे ही है इस समय और फ्रेश गिरावट इस पर आ रही है। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे लगता है कि इन्फो एज में भी एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 3444 3444 इसी के आसपास सपोर्ट था और इसी के आसपास बेस भी बनाने का कोशिश कर रहा था। आज अभी ये स्टॉक उस लेवल को तोड़ा है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और यहाँ से मुझे लगता है मिनिमम 150-200 पॉइंट का करेक्शन अभी भी बाकी है। थोड़ा बहुत रिकवरी तो शो किया था लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, पर आज का दिन इसके लिए भी खतरा ही लेके आया, तो नया ब्रेकडाउन इसमें भी देखने को मिला है। तो ये है आपके लिए इन्फो एज जहां पर रखनी है नजर। बड़े ब्रेकडाउन्स इस पर आते हुए दिख रहे हैं। कुछ मजबूत स्टॉक्स भी अब फिसल रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, इस पर डालिए नजर। ये भी अब कमजोर हो रहा है। थ्रू द डे होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा था बट अब ये भी गिरते हुए दिख रहा है। वागले साहब, फ्रेश गिरावट आई हीरो मोटोकॉर्प में, हालांकि 2500 के आसपास ही है। यहाँ से और फिसलेगा या फिर कंसिडरिंग बाजार का मूव ये गिरा नहीं है तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है इसमें? दीपांशु, हीरो मोटो इतना वीक नहीं है। ज्यादातर स्टॉक्स 5 और 6%, टीसीआई जैसा स्टॉक अगर 5.5% डाउन है और हीरो मोटो सिर्फ 1% 1.2% डाउन है, तो ऑब्वियसली ये माहौल में ये इसको वीकनेस नहीं माना जाएगा। बाय तो मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर ये 2520-30 के पार निकल जाता है 2530 के ऊपर, तो इसमें एक अच्छी खासी 2600-2610 तक की मूव आएगी। शायद आज नहीं होगा, 1-2 दिन अगले जब बाउंस बैक आएगा तब यह डेफिनेटली मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा। तो ये आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प जहां पर हमने देखा है काफी शार्प गिरावट की मूव इस समय आती हुई दिख रही है। ये काउंटर पर भी आप रखें अपनी नजर है पूरे के पूरे आईटी पैक पर। और एक बार इन्फोसिस पर, जी सर, इन्फोसिस पर नजर डाल रहा हूं मैं, क्योंकि सुबह जब हम देख रहे थे गिरा था 1500 के नीचे आया था, अब 1420 के लेवल पर आ गया। यानी कि सुबह की गिरावट के बाद अब सेलिंग और बढ़ती हुई दिख रही है।
इन्फोसिस में इस समय, सुबह भी हमने इस काउंटर पर राय ली थी एक बार, बट और गिरावट के साथ अब इन्फोसिस नीचे आते हुए दिख रहा है। बंसल जी जरा देखें इन्फोसिस के चार्ट को सर, अब 1420 पर आ गया। आज ही हमने देखा है काफी भारी बिकवाली है, अब क्या इन्फोसिस के लिए? देखिए दीपांशु, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है, स्टॉक ने सारे सपोर्ट्स को तोड़ दिया है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु, अभी आसपास में सपोर्ट नहीं है, तो किसी तरीके की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। और किसी ने अगर ट्रेडिंग के नजरिए से ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, जिन्होंने कल या परसों में लिया था, तो आज फ्रेश एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जाए। फर्दर गिरावट इन्फोसिस में मोस्ट लाइकली देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन्फोसिस पर। और जिस तरह का मूड माहौल है, एक सुमित जी ने भी मुसीबत में आके, मतलब प्रेशर में आके एक कॉल दिया है। बाकी देखो, हाँ सर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पकड़े गए दबाव में क्या सुमित जी? बहुत दबाव था? नहीं अनिल जी, आपकी बात सुन के हंसी आ रही है। अच्छा, ओके। तो आप लोगों का दबाव कम करने के लिए मैंने कहा कि एक तो ये कि आपका दबाव कम हो, अगर आप इसको पॉजिटिव साइड से लेना चाहें तो। नेगेटिव साइड से लेना चाहें तो भी मेरे पास में एक और बात है कि अगर आप लोग नहीं देंगे तो मैं बहुत लोगों को, दूसरों को बुला के ला सकता हूँ। तो इसलिए अनशेड्यूल्ड, जिनका इस शो में आज कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हमने आमंत्रित किया है विशेष तौर पर आशु सर को। लीजिए, तैयार है आशु सर? जरा एक बार सब लोग आप स्वागत कर लीजिए आशु सर का। आ चुके हैं। आशु सर ने बोला अगर कोई कॉल वॉल नहीं दे रहे, किसी को बात करने का नहीं, तो मैं आ जाता हूँ शो में। मैंने कहा आ जाओ, तो तुरंत हमने कनेक्ट कर दिया। सर स्वागत है। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, मैंने तो इसलिए प्रपोज किया क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मुझे पूरी कमेंट्री बात मार्केट की करनी होती है और उसमें कॉल्स होती हैं, तो फिर कभी कभी ये सब कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया या कॉल था। हाँ। तो आज आपने कहा, तो मैंने कहा आज बड़ा अच्छा मौका है। आज तो मुझे पहले पता होता तो स्टूडियो ही आ जाता आपके पास में। मैदान खाली है एकदम आज, बिल्कुल। तो बताए सर, पहले तो मार्केट पे राय दे। अच्छा, राय में भी एक ही चीज पूछनी है सबसे ज्यादा, जो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते हमने जो 15,740 पे 3 बार बॉटम बनाया, वो टूटेगा क्या? पहला सवाल। और दूसरा, बैंक निफ्टी पर 33,000 के आसपास बनाया तो वो टूटेगा क्या? अगर हाँ में जवाब है तो फिर उसके बाद दूसरा सवाल आ रहा है। हाँ अनिल जी, बिल्कुल टूट सकता है। अनिल जी, मैं उसका ना एक थोड़ा सा आपको एक ब्रॉडर देता हूँ कि अगर आप ये रिसर्च करवा के देखें अनिल जी, जितनी भी हिस्टोरिकली जो बॉटम बने हैं ना, वो एफआई सेलिंग पे नहीं बने हैं, वो डीआईआई की सेलिंग पे बने हैं। और डीआईआई की सेलिंग कब आती है? जब पब्लिक को भी रियलाइज होता है कि नहीं अब लंबे टाइम के लिए कुछ है नहीं, या डर लगता है, या पैनिक आता है, या लॉस लगता है एनएवीज देख के, तो वो जब रिडेम्पशन वहां जाती है और डीआईआई की सेलिंग आती है। हिस्टोरिकली अनिल जी, मैं पिछले 20 साल से आपको डेटा दे सकता हूं, चाहे 2008 हो, 12 हो, 2020 हो, वो सेलिंग एफआई की सेलिंग से बॉटम नहीं बना, डीआई की सेलिंग से बना है। सो अनिल जी, एक क्वेश्चन मार्क है कि आती है कि नहीं आती है, बट अदरवाइज अभी भी अनिल जी पहला टारगेट जो 15,500 का है, अगेन मैंने जी कई पिछले दिनों से एक वर्ड यूज कर रहा था, आई एम ऑल्सो विशफुल एंड होपफुल कि बॉटम बने और 300-400 पॉइंट की रिकवरी आए। वो एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं आई, तीसरे दिन आई और उसी स्पीड से फिजल आउट कर गई। तो दैट शोज अनिल जी के इनहेरेंट मार्केट वीक है। और वो जो रिकवरी आई अनिल जी, वो भी इंडेक्स में आई। इंडेक्स में रिलायंस का पार्टिसिपेंट था और एक पार्टिसिपेशन था और 1-2 का था। बट अनिल जी, स्टॉक्स में जो चोट लगी है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा लगी हुई है और वो 400 पॉइंट की रिकवरी से एक होप आएगी, लेकिन स्टॉक्स में एग्जिट नहीं मिलेगा। और अनिल जी 40% नीचे पे अगर कोई सीधा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे भी आते होंगे, मुझे भी आते हैं कि 40% डाउन है, क्या स्टॉक बेच दें? अनिल जी, इट इज ए वेरी करेजियस कॉल। किसी का माल हम नहीं बिकवा सकते ऐसे बोल के कि 40%। हम ये तो कह सकते हैं लेना नहीं चाहिए, बाउंस बैक पे बेचो, उसको एग्रेसिवली सेल कॉल्स बेचो। बट अनिल जी, किसी का माल आप कटवा नहीं सकते नीचे में, बिकॉज क्योंकि अनिल जी बुल मार्केट की कंडीशनिंग है, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, कभी ना कभी तो ऐसे ही हो जाता है। अनिल जी, अब 4 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, मतलब जितने भी खुले हैं, आप देखना ऐसी बुल मार्केट के बाद इसमें आधे अकाउंट डोरमेंट हो जाएंगे, आधे खाली हो जाएंगे और आधे, ये टिपिकल बुल मार्केट का है अनिल जी, पेरिल्स ऑफ बुल मार्केट। इसमें कोई उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था और ना ही है अनिल जी। ठीक है, तो अब ये नीचे वो लेवल टूटने की संभावना, टूटने के बाद कहां तक जा सकते हैं, ये दूसरा सवाल। ओके अनिल जी, जो हमारा जो अपना टेक्निकल स्टडी है कि वर्स्ट केस सिनेरियो है जो अगले मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब सितंबर से पहले 4 महीने के अंदर 14,500 तक जा सकता है। वो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है। जाता है नहीं जाता है मुझे, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है कि अगले 4 महीने के अंदर कभी ना कभी 14,500 तक जा सकता है। उसके चलते अनिल जी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल ये है, क्या ये 17,500 जा रहा है
17,000 जा रहा है, क्या ये जो स्टॉक्स घटे हैं या 40-30% की रिकवरी आ रही है, दैट इज अ बिगर क्वेश्चन टू होल्ड अनिल जी। बिगर क्वेश्चन इज नॉट कि 15,500 या 15,000, कि क्या 17,000 जा रहा है। उसके लिए अनिल जी हमने एक और स्टडी बनाई है जो मैं उस दिन भी आपसे शेयर कर रहा था। सबसे बड़ी चीज है अनिल जी ग्लोबल इन्फ्लेशन, जिसको हम पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अनिल जी मैं इसको 2 पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मतलब नॉट दैट कि आपको कुछ नहीं पता, जो मैं अपनी स्टडी आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। एक है अनिल जी जो ये फूड इन्फ्लेशन हो गई है। अनिल जी फूड इन्फ्लेशन जो वीट है, वीट की शॉर्टेज हो गई है, ये यूक्रेन रशिया की वजह से हुई है। और अभी भी आपने जो उस दिन कहा कि यूक्रेन, दीपांशु से आप बात कर रहे थे कि पूरी तरह तबाह हो चुका है, तो अनिल जी उसके खेतों में अगर ये नहीं कि आज मतलब अगर आज वॉर खत्म हो जाए तो कल से वीट शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ऐसा होने वाला। तो अनिल जी जो वीट की शॉर्टेज हो गई है, ये फूड इन्फ्लेशन है। ये फूड इन्फ्लेशन अनिल जी मतलब इंडिया के, सॉरी वर्ल्ड के, अनिल जी वर्ल्ड के 90% जो प्रोसेस फूड है, जो पैकेट बनते हैं, जो पैकेज्ड है फूड है, उसमें वीट का यूज होता है। तो अनिल जी ये इन्फ्लेशन है, ये हमारे को फूड इन्फ्लेशन कोई नीचे आने के चांस मुझे नियर फ्यूचर में दिखते ही नहीं है। दूसरी चीज अनिल जी जो बग्गा जी ने भी सुबह बोला, सप्लाई चेन में अनिल जी कोविड से स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे शिप स्क्रैप हो गए हैं, कंटेनर्स नहीं है, तो जो ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, मतलब अगर आप क्रूड कम भी कर लेते हैं तो अनिल जी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि मतलब उसका भी कोई नियर फ्यूचर में अंत नहीं दिखता है। सिर्फ एक दिखता है कि अगर यूक्रेन और रशिया में कोई ट्रूस हो जाता है तो क्रूड में और मेटल्स में, इन 2 चीजों में दिखता है जिसकी वजह से हो सकता है। बट वो अनिल जी मतलब एक ही रीजन है, अगर ये 4 महीने में हमने गलत जाना है कि 14,500 नहीं जाएगा, नीचे नहीं टूटेगा, तो इसको सिर्फ एक ही चीज अनिल जी मतलब बचा सकती है कि अगर जेन्युइनली ये रशिया और यूक्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये एमिनेट यहीं से हुई है सारी की सारी चीजें। और अनिल जी 1980 में इस तरह का आया था। अनिल जी आप एक बात बताओ, अगर यहां पे 7-8% का जो हाउसिंग लोन है उसका अगर रेट 15-16% हो जाए तो क्या होगा। यूएस में अनिल जी ये हुआ है, जो हाउसिंग मार्केट है उसके मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं डबल से ऊपर हो गए हैं। अनिल जी यूरोप और यूएस के जो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज है, यूएस में यूरोप में -0.25% से +0.25% इंटरेस्ट है, और वहां 3% हो रहा है। तो यहां का यूरो बेच के लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डॉलर और स्ट्रेंथन हो रहा है। डॉलर स्ट्रेंथन होगा तो ग्लोबल करेंसी में अनिल जी वीकनेस है और इक्विटी मार्केट वीकनेस है। तो अनिल जी इतनी विशियस चेन है कि मैं मतलब 200-500 पॉइंट से रिकवरी से या कोई इसका जब तक अनिल जी मतलब फंडामेंटल हल नहीं निकलता, मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं लगता कि हम क्यों तेजी में आएंगे। और एन एवरी बाउंस इज ए सेल, एंड प्रॉब्ली आप हल्के रहेंगे तो अनिल जी डिप्स में मौके भी मिलेंगे। अब अनिल जी इंडेक्स का कॉल पुट का ट्रेड तो रहता है। आज भी अनिल जी देख लीजिए, मैं पिछले 4 बार से आपको हाईलाइट करता हूं, कोई भी जो बड़ा मतलब ऐसा सेल ऑफ या मतलब इवन जो बाउंस बैक आया है वेंसडे रात को होता है अनिल जी, वेंसडे रात को। आज भी अनिल जी देखिए पुट राइटर्स का क्या हाल हुआ, जो आपने कहा था पसीना निकालने वाले का। और पुट को तो मैं कहता हूं अनिल जी देखिए 4 बार आदमी कमाएगा, 6 बार कमाएगा, 8 बार कमाएगा, वो राइटर का एक पैसा दुगने तिगने इंटरेस्ट के साथ लेके जाएगा। तो पुट राइटिंग तो अनिल जी बहुत ही डेंजरस है, जिसके लिए मैं बार बार मना करता हूं। ओके चलो बस अभी मतलब शुरुआत से लेके सेठी साहब तक के टाइम पर तो आ गए। अब बाद में जरूरत होगी तो एक बार सेठी साहब की मेरी स्ट्रेटजी के बाद बसीन साहब के तक टाइम का वाला बीच वाला गैप है वो भी प्लीज फिलअप करिएगा। लेकिन इन बिटवीन कुणाल जी ये पूछ रहे हैं, कुणाल जी कह रहे हैं कि आशु जी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स है, क्या मैं बोरो कर सकता हूं, मैं उन सबको बेचना चाहता हूं। ये कुणाल जी पूछ रहे हैं। आशु जी का पोर्टफोलियो 0 करना चाहते हैं, बोले मैं बेच दूंगा, प्रॉफिट आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं बोलूंगा आशु जी नहीं बोला था। अनिल जी आशु जी, अनिल जी मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं। एक मिनट आशु जी, एक मिनट थोड़ा मौका कुणाल जी को दिया जाए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं तो बस ये कह रहा हूँ, मैं आशु जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अनिल जी हाँ, आप उनको अनिल जी एक जादू की झप्पी दीजिए, आप तो मुंबई में ही हैं, एक जादू की झप्पी दीजिए अनिल जी, थोड़ी पॉजिटिविटी दीजिए। कहीं मेरे में आ गई तो देखो सिमी जी का हाल देखो आप। सिमी जी शॉर्ट कॉल देने लगी है। अच्छा सिद्धार्थ जी से अनिल जी आपको वैक्सीन लगी हुई है, अनिल जी आपको वैक्सीन लगी हुई है। ठीक बात है, सिद्धार्थ जी बताए। आशु जी ने इतना सब कुछ कहा है, मैं तो एक साधारण शब्दों में कह रहा हूँ कि जो बाजार की गाड़ी है वो भी लर्निंग लाइसेंस वाला के होल्डर के हाथ में है, तो थोड़े झटके लटके लगेंगे 2-3 महीने के लिए, बट फिर स्मूथ हो जाएगी। बाजार बुल रन में ही है और ये बुल रन में सही चीज खरीदना है। अब हो सकता है कि 500-1000 पॉइंट इधर उधर
बस यही है कि बाजार अभी लर्निंग लाइसेंस चलाने वाले के हाथ में है, तो थोड़ी झटके लटके मार रही है, फिर एकदम स्मूथ रॉकेट की तरह भागेगी। वाह, ये आइडिया अच्छा दिया है। लर्निंग लाइसेंस वैसे 6 महीने में परमानेंट बनता है सर। हाँ, मार्केट का लर्निंग लाइसेंस का पीरियड क्या होना चाहिए? एनी आइडिया किसी की तरफ से? 6 महीने, 6 साल, 6 हफ्ते? हाँ जी आशीष सर, कितना टाइम रहना चाहिए मार्केट का लर्निंग लाइसेंस? जी अनिल जी, मैं एक चीज बोल रहा था, जो कुणाल जी ने पोर्टफोलियो वाली बात की, तो मैं तो अनिल जी हर बार इंश्योर करता हूं कि मेरा जो डिस्क्लेमर है मेरे इंटरव्यू के बाद है कि नो पर्सनल होल्डिंग्स, और वो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट भी है, और मैं तो अनिल जी बिल्कुल डिस्क्लेमर करता नो पर्सनल होल्डिंग। तभी अनिल जी मैं डिस्पैशनेट व्यू दे सकता हूं, नहीं तो आपने एक बार जय को कहा था कि आपके पोर्टफोलियो में मारुति है, तभी आप 11,000 बोल रहे हैं। तो अनिल जी वो पैशन तो आ ही जाता है, मतलब कहीं ना कहीं आप कंडीशनल हो जाते हैं अपने पोर्टफोलियो से। दूसरी चीज अनिल जी, कुणाल जी मुझे एरोप्लेन का एग्जाम्पल देते हैं, बम्पिंग का, और ये गाड़ी इसमें ऐसा भी तो हो सकता है आशु जी, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ शेयर खरीद ले तो आपको दुनिया अच्छी लगने लगे। हाँ, जरूर हो सकता है अनिल जी, जरूर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अनिल जी, कभी ना कभी तो किसी रेट पे टेम्पटेशन आएगी। तो अनिल जी मैं कह रहा था, कभी कुणाल जी मेरे को एरोप्लेन का एग्जांपल देते हैं, सिद्धार्थ जी मेरे को ये गाड़ी चला रहे हैं लाइसेंस का एग्जांपल देते हैं। अनिल जी ऑनेस्टली ये सिमिलीज ना, मतलब तर्क वितर्क के लिए ठीक है, लेकिन इस मार्केट की अनफॉर्चुनेट चीज है अनिल जी, पैसे लग जाते हैं। मतलब आज अनिल जी मैं तो क्लाइंट डायरेक्टली हैंडल करता हूं, कुणाल जी तो मतलब अपने पोर्टफोलियो के भी मालिक है और खुद के भी मालिक है। अनिल जी 40% की विदाउट राइम एंड रीजन स्टॉक्स ऐसे डाउन है, और उससे भी ज्यादा कुछ डाउन है, और उसका कोई मुझे इस रात की अभी एक्चुअली सुबह नहीं दिखती, वो 40 का 35 होगा, 30 होगा, क्या करेगा? अरे चिंता मत करो, बंद नहीं हुआ आज तक, कभी बंद नहीं हुआ स्टॉक मार्केट। कोविड के दिन भी, कोविड के वक्त भी बंद नहीं हुआ। आशु जी आएंगे सबके, करुण अर्जुन वापस आते हैं, हमेशा आते हैं, चिंता मत करिए, आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों करुण अर्जुन वापस आ जाएंगे। चलिए तब तक हमारे आगे सेठी साहब बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है सेठी साहब का। सेठी साहब सोच ही रहा था एक बार मस्ती की पाठशाला में फ्री फ्लो वाला डिस्कशन हो ही करना चाहिए, मजा आ जाएगा। हाँ, अगर साथ में सब लोग मिलके करें तो फिर ऐसा लगेगा कि वैसा थोड़े रेफरीज भी आप बैठा दें, जो जनरल न्यूज चैनल से पॉलिटिकल डिस्कशन होता है वैसा मजा आएगा, वैसी थोड़ी फीलिंग आएगी। लेकिन आइए सेठी साहब, स्वागत है आपका, बताएं सर। अरे आज आपने नोटा नहीं लगाया? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी नोटा लगाने का पूरा मन था, बट फिर लगा कि जिस तरह की मार्केट हो गई है, कल हो सकता है बाजार में रिकवरी होवे, आज यूएस में भी कुछ रिकवरी उम्मीद कर सकते हैं। और कैश मार्केट के स्टॉक्स में ऐसे काफी स्टॉक्स है, जैसे अनिल जी फॉर एग्जांपल कल वाले जो मेरे दोनों स्टॉक है, कल नितिन स्पिनर्स दिया था 235 के लेवल पे, आज बाजार में 400 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ है, वो स्टॉक उसी लेवल पे है। सीसीएल प्रोडक्ट 360 रुपए पे कल दिया था, अभी भी 365 का भाव है। तो कैश मार्केट में कई सारे आइडियाज है, वहां पे इतनी कोई मार्केट नहीं है। और बाकी अगर कल लकीली बाजार अगर कल पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली जो स्टॉक अभी मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं उनमें अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करने के लिए 2 कैश मार्केट के स्टॉक है। और अनिल जी हिम्मत तो और भी ज्यादा करनी पड़ रही है, बिकॉज जब मैंने सोचा था कि नोटा नहीं यूज करूंगा तब आशु जी स्क्रीन पे नहीं थे, फिर अचानक से आपने गूगली दे दिया कि आशु जी भी आ रहे हैं, तो हिम्मत अब ज्यादा कर रहा हूँ। देखो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मंदी वाले ढीले पड़ेंगे तो तेजी वाले ढीले पड़ेंगे तो मंदी वाले हावी हो जाएंगे। इसलिए आप मजबूती के साथ 2 कॉल तो दे ही दीजिए, उसके बाद विचार कीजिए कि और देने हैं क्या। बताएं सर पहला। अनिल जी देखिए, जो अनिल आज का पहला स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक, एक सेफ स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सिम्फनी, 1095 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एयर कूलर्स बनाने वाली कंपनी है, 60 से ज्यादा देशों में प्रेजेंस है, मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है इस बार, हमने देखा, मतलब मुंबई में तो गर्मी क्या है, नॉर्थ इंडिया में हीट वेव चल रही है, बाकी भी पूरे गाँव में बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है। उस सब का बड़ा फायदा इस कंपनी को, जो एयर कूलर्स की लीडर है, उसको देखने को मिलेगा। तो इस तिमाही के नतीजे इसके बहुत अच्छे होने चाहिए, जो अप्रैल टू जून क्वार्टर के। बाकी कंपनी का जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 30,000 डीलर, 1,000 डिस्ट्रीब्यूटर, 1,000 ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स है इनके। फंडामेंटल सॉलिड है, बहुत ही अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 17%, फिर डेट इक्विटी रेशियो भी 0.26 का है। स्टॉक भी अपने हाइट से ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है इसमें भी, और मार्च तिमाही भी अच्छी थी। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे आज,
1150 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 1070 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 1070 के स्टॉप लॉस के साथ 1150 के टारगेट के लिए सिम्फनी में करें खरीदारी। दुनिया की सबसे बड़ी कूलर बनाने वाली कंपनी, दुनिया में सबसे बड़ी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कूलर्स बनाकर बेचने वाली। तो ये है वो कंपनी जहां पर आपको मिलेगा फायदा। आइए दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी सुबह वाला रिपीटेटिव है, रुचि सोया में खरीदारी करने की सलाह अनिल जी। आज सुबह मैंने प्री मार्केट भी इस स्टॉक को पिक ऑफ द डे के तौर पे रिकमेंड किया था। उसके बाद बाजार में जब गिरावट थी, मतलब 300 पॉइंट के आसपास तक निफ्टी में गिरावट थी, तो ये स्टॉक अच्छा कर रहा था, 1225-30 के लेवल्स दिखाए। अभी ये घट के 1150-55 के लेवल पे आ गया है। मुझे लगता है एक अच्छा मौका इस स्टॉक को खरीदारी करने का इन लेवल्स पे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखे 1130 का। ये कंपनी भी अनिल जी, जो कल खबरें आई जिस तरह से पतंजलि फूड्स ने अपने जो बिजनेसेस है, फूड वाला बिजनेस, वो ट्रांसफर किया है, वन टाइम EBITDA 690 करोड़ के ऊपर, तो कंपनी में एक जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिहाज से, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिहाज से। बाकी ये फ्यूचर अच्छा लग रहा है। एक FMCG कंपनी होते ही इसकी री रेटिंग होगी, पतंजलि फूड्स इसका नाम होने जा रहा है। फिर हाल ही में बैलेंस शीट की क्वालिटी को भी सुधार किया है। SBI का जो लोन था करीबन 3000 करोड़ का, वो भी रीपेमेंट कर दिया है। प्लान्स भी अच्छे हैं कंपनी के। मुझे लगता है ये स्टॉक जो आज की गिरावट में 1225-30 से अब घट के 1150-55 के लेवल्स पे आया है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 1130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और 1225 के टारगेट रखते हैं। ओके, 1225 के बड़े टारगेट आज के हाई के आसपास, जो कि आज का हाई है 1227-28, वापस वहां तक जा सकता है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऊपरी स्टोर से लगभग 50-75 रुपये नीचे भी आ चुका है। तो खरीदारी करने के लिए बढ़िया जगह है रुचि सोया में। 1130 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी 1225 के टारगेट के लिए। और सिम्फनी है वो दूसरा स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय यहाँ पर आती हुई। ओके, तो ये हैं आपके लिए दो बेहतरीन कैश कॉल सीरी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू शेयर करने के लिए। आइए बाजार पर भी क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ये जान लेते हैं अनिल जी के साथ। सर जो भी होप किसी को भी आए बाजार देखकर, वो डाउ फ्यूचर्स डैम्पन कर रहा है। कल 1165 अंक गिरने के बाद आज डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट नीचे 31,000 के लेवल पर डाउ फ्यूचर्स आ चुके हैं सर। नास्डैक फ्यूचर्स नास्डैक कल 0.5% गिरने के बाद आज नास्डैक फ्यूचर्स 1.5% नीचे। तो रफ फॉलो ऑन सेलिंग इस समय फ्यूचर्स में आपको दिख रही है। अब शाम को क्या होगा पता नहीं, बट अमेरिकी फ्यूचर्स काफ़ी कमज़ोर हैं। यूरोप के बाजार 2 से 2.5% नीचे हैं। हमारे बाजार फिसले हैं। एशिया के बाजारों में भी आपने कमज़ोरी देखी थी अक्रॉस। तो कोई ऐसी राहत के संकेत तो कहीं दिख नहीं रहे हैं सर। हमारे में से जरा एक बार सारे एक्सपर्ट्स को भी दिखा दीजिए, और हमारे सारे दर्शकों के लिए भी एक सवाल है और एक्सपर्ट्स के लिए भी। किस किस को लगता है कि जो मार्केट जैसे 9:15 खुले 3:30 बंद हो गए, बात खत्म, उसके बाद SGX निफ्टी ट्रेड नहीं करना चाहिए? किस किस को लगता है डाउ के टाइम खुला, डाउ के टाइम बंद हो गया, बात खत्म, डाउ फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करना चाहिए? जब है मार्केट तब ट्रेड करो, फालतू की मगजमारी क्यों? आशु जी, आप जो पक्ष में पहले हाथ खड़ा करे। मोदी, अच्छा श्रीकांत जी है, आशु जी है, सिमी जी है, सिद्धार्थ जी है, कुणाल जी है, और सुमित जी नहीं। अच्छा, जो पक्ष में नहीं है अब वो हाथ खड़ा कर, ताकि पता चले पक्ष में नहीं है कि नोटा में है। अच्छा, वागले साहब पक्ष में नहीं है, सुमित जी पक्ष में नहीं है। बंसल जी सवाल नहीं समझे या नोटा है? बंसल जी यहाँ पे भी नोटा नहीं, अनिल जी नोटा है। अरे सवाल ना समझ में आया तो वापस से समझाओ, मेरा फर्ज बनता है। कभी कभी क्या मुश्किल सवाल भी पूछता होता एज ए गुड एंकर एक्चुअली। हिंदी में पूछा है तो ना समझने का कोई प्रेशर ही नहीं उठता है। चलिए, हमारे दर्शकों में भी जिसको लगता हो कि ये डाउ फ्यूचर्स और SGX निफ्टी वगैरह ट्रेड ना हो, ताकि जिंदगी में थोड़ी शांति आ जाए, 100 साल सब पूरे कर पाए। हाँ जी, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, STX से कोई आपत्ति नहीं है। अनिल जी STX निफ्टी ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन अनिल जी अगर ट्रेड हो रही है तो सबको उसमें ट्रेड का मौका होना चाहिए अनिल जी। तो अनिल जी मेरा मानना है कि केवल FIIs वहां ट्रेड करते हैं, वो दूसरी प्रॉब्लम है। रिटेल निवेशकों को अवसर नहीं मिलता है, उनको भी STX में ट्रेड। अरे आप वो टेक्निकलिटीज में मत, वो दूसरी प्रॉब्लम है। सब कर पाए नहीं कर रहा, अरे करना ही नहीं करना। ऐसा थोड़ी कि आपको मतलब कुछ खाने पीने की लत लगी हुई है तो सबको अलाउ होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब वो होना ही कि नहीं होना है, पहली चीज वो है। तो उस पर अपने विचार दीजिए कि भाई डाउ फ्यूचर्स हमारे यहाँ ट्रेड करें ना करें, सुबह सुबह दोपहर में हमारा SGX निफ्टी रात को ट्रेड करे या ना करे, बंद हो गए, कल सुबह खुलना होगा, खुल जाएंगे, देख लेंगे आराम से। तो इसके फायदे भी नुकसान भी है।
तनाव तो पूरा मिलता है आपको, बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोगों को ये भी लगता है कि भाई मौका है एग्जिट कर लेने का, जो कुणाल जी कह रहे हैं, जिसमें सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए कि हर आदमी कर पाए, तो कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आपके जो विचार है, देखो स्वतंत्र देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप भी अपने विचार रखिए कि फ्यूचर्स किसी भी देश के किसी भी मार्केट के हो ट्रेड या मार्केट खुलने के बंद होने के साथ खत्म हो जाए, नेक्स्ट डे देखी जाएगी। भेज दीजिए विचार, तब तक आइए मैं आपको डेटा बता दूं। जी सर। 15,800 ये है लेवल निफ्टी का, और यही मेक और ब्रेक लेवल है। 96 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है 15,800 के पुट पर, और ऐसे में 15,740 15,800 तेजी करने वाले ट्रेडर्स की आखिरी उम्मीद है। मतलब वो खाली ये समझो कि सांस लटकी हुई है बस, वो एकदम डूब के को तिनके का सारा आखिरी है। सो 3 बजे तक आपको पहले 15,800 नहीं तोड़ना है, और अगर गलती से वो तोड़ने का मन कर भी दे तो 15,740 नहीं तोड़ना है, नहीं तो फिर बाजार नीचे के लिए रिस्क खोल देता है। तो 3 बजे तक के लिए 2 लेवल पर नजर रखनी नीचे की तरफ। ऊपर 15,900 पार करने में ही मुश्किल आएगी। 1 करोड़ 10 लाख शेयर है वहां पर 15,900 के कॉल्स पर, वो पार नहीं होगा। अगर गलती से हो गया कि डाउ फ्यूचर आपको 400 नीचे दिख रहा है, वो 200 रह जाए या 150 रह जाए नीचे, तब भी आप 16,000 पार नहीं कर पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में जरूर रखिए कि हमसे 16,000 पार ना हो पाएगा, देख के मना कर दीजिए, क्योंकि 16,000 के कॉल्स पर 1 करोड़ 25 लाख शेयर कॉल राइटर। अरे एक तो ये वीकली एक्सपायरी में इतना वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम की भी कोई लिमिट होती है? कौन ट्रेड कर रहा है भाई? और अच्छा ट्रेड कर रहे तो कौन पैसा बना रहा है? तो ये समझ ही नहीं। आशु सर इतना ट्रेड करता कौन है? 1 करोड़ 25 लाख शेयर कॉल राइटर 16,000 पे, 1 करोड़ 10 लाख कॉल राइटर, अनिल कोई तो कर रहा होगा ना? नहीं अनिल जी, ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। देखिए एक तो अनिल जी क्या होता है कि जब इस तरह के लॉसेस होते हैं तो आदमी डेस्परेशन में क्वांटिटी बढ़ाता है, क्योंकि उसको सेट ऑफ करने होते हैं। और अनिल जी एक शिफ्टिंग बहुत बड़ी चीज है। 18,000 की पुट में लॉस हुआ तो 16,000 में लॉस हुआ, 15,900 में शिफ्ट किया, 15,900 में किया, 15,800 में किया। तो ये अनिल जी जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बन रहे हैं ना, जो एक बहुत ही मतलब ऐसा एक चीज अवेलेबल हो गई है, मतलब मार्केट में अवेलेबल है, सबसे बड़ा ट्रेंड है इसका अनिल जी, इसी में होता है। तो अनिल जी वो मैं कई लोगों को बोलता हूं कि ऑप्शन सेलिंग इज ए मस्ट, नहीं तो आप मार्केट में रह नहीं सकते। और साथ में ये बोलता हूं कि पुट कभी मत बेचना, वो अप्सरा है वो बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं। लेकिन अनिल जी वही लोग वापस आके कहते हैं कि नहीं जी पुट में मजा तो है, पुट के प्रीमियम तो बहुत अच्छे हैं, पुट में मजा तो आता है। लेकिन अनिल जी वो सारे पैसे आपके मतलब 100% लिख के देता हूं कि मतलब वो निकाल के लेके जाएगी आगे पीछे करके। अनिल जी जितने भी आप देखिए 6 सिग्मा इवेंट है, कॉल में भी हो सकता है ना आशु जी, ऐसा तो कॉल राइटिंग में भी तो हो सकता है, पुट में होता है तो होने में तो कॉल में भी हो सकता है। नहीं हो सकता अनिल जी, मैं उसके लिए हो सकता है। मैं अनिल जी आप ही से पूछता हूं, अनिल जी जितने 6 सिग्मा इवेंट होते हैं, चाइना डिवैल्यूएशन, कोविड, सर्जिकल स्ट्राइक, वॉर, टेररिस्ट अटैक, कुछ भी अनिल जी कोई भी इवेंट हुआ हो 6 सिग्मा, वो अनिल जी नीचे का होता है। ऊपर का मतलब मेरा और आपका कोई बहुत गले मिलन हो जाए या मतलब कोई बहुत ही ऊपर के लेवल पे कुछ हो जाए, अनिल जी 6 सिग्मा ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। यू टेल मी अनिल जी 1 6 सिग्मा इवेंट व्हिच हैज हैपेंड ऑन द अपसाइड। आई थिंक एक हुआ था सब जब कांग्रेस जीती थी 2008-10 में इलेक्शन में, और एक हुआ था वो भी ड्यूरिंग द टाइम हुआ था जो जिनको हम सीतारामन कैंडल कहते हैं कि वो था, वो भी ड्यूरिंग द मार्केट मतलब इंफॉर्मेशन थी या सब कुछ था। तो अनिल जी सारे 6 सिग्मा इवेंट नीचे में होते हैं, कितने भी आप पास में उठा के देख लीजिए। इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ हो सकता है कि नीचे की जो चोट है ना अनिल जी, वो उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल बात तो सही है आपकी, ठीक है चलिए। तो मैं कहा था स्ट्रैटेजी, तो 16,000 आपसे पार नहीं होगा डेटा के हिसाब से। 15,800 3 बजे तक का लेवल कुणाल जी के लिए जो नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो अब 15,740 के लेवल पर फोकस करें। अगर वो 3 बजे तक टूटता है तो फिर आप नीचे की 15,500 तक की रिस्क के लिए खुल रहे हैं। 15,671 8 मार्च का लो है, देखते हैं वहां पर आज रुक पाते हैं। 15,671 यानी 15,675 15,750 ब्रॉडली ये मान लें। 15,800 के नीचे ये आपका सपोर्ट लेवल लेगा, आखिरी सपोर्ट। उसके बाद फिर आपकी मर्जी। स्पॉट पे आ गए 800। हाँ 15,000 नोट करा देता हूँ, 15,675 15,750 ये 75 पॉइंट की रेंज राउंड फिगर में बताइए जो आखिरी सपोर्ट के तौर पे। अगर 15,800 आप 3 बजे के तक इसके नीचे रहते तो रिकवर होकर 15,900 पे ही रुकावट है। 1 करोड़ 10 लाख शेयर है, पार नहीं होंगे। गलती से हो गए कि डाउ सुधर जाए कर जाए यूनिवर्सल तो 16,000 क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी 33,000 आखिरी उम्मीद है आपके लिए, जहां पर हमने बॉटम बनाकर वहीं से घूमे भी हैं। 33,125 की अब तक की सबसे लोएस्ट क्लोजिंग भी मिली है, तो इस रेंज में आपको रुकना है। 54 लाख शेयर वहां पर है। अब आप रिकवरी करके आएंगे तो भी आपको 33,500 आपसे पार नहीं हो पाएगा दीप, और उसकी वजह ये 33,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 56 लाख शेयरों का। तो बैंक निफ्टी तो क्लियर कट दिख रहा है कि आज शायद 33,000 ना तोड़े और
33,500 के ऊपर भी ना जाए, शायद 33,200 33,300 की रेंज में ही वक्त बिताकर क्लोज कर दे। यहाँ से उतना खराब नहीं दिख रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा नीचे जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, जो 15,740 के लोज हैं वहाँ तक के। तो लेट्स सी लास्ट मिनटों में क्या होता है, ये है आपके लिए। बिल्कुल 50 पॉइंट दूर है सर अब उस लेवल से। 15,800 बात करते करते अभी वो लेवल बाजार ने तोड़ा है। आइए एक कैश का ऑप्शन लेते हैं सुमित जी की तरफ से। बताएं सुमित जी। दिवांशु, वीक स्टॉक की रडार पे आया है। कैश का ऑप्शन के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है और आईटी सेक्टर के अंदर बिकवाली और वीकनेस देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के अंदर सेलिंग प्रेशर है। अगस्त 2021 के लो ब्रेक हो चुके हैं और यहां से और बिकवाली देखने को मिलेगी। 1000 और 980 तक के लेवल एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए एचसीएल टेक का 1010 का पुट अभी 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एचसीएल टेक के अंदर जिस तरह से आज का एक कैंडल फॉर्म हुआ है वो पिछले 5 से 7 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से 1000 से 980 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों के अंदर ही दिखा सकता है। तो यहाँ पे 1010 का पुट खरीदारी करे, 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 8 रुपए का। ऊपर में टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं 24 रुपए से लेके 30 रुपए तक के। एचसीएल टेक का 1010 का पुट लेने का सलाह रहेगा। ओके 1010 का पुट ऑप्शन खरीदे एचसीएल टेक का। ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई। वागले साहब की तरफ से क्या राय आ रही है, जान लेते हैं वागले का वंडर। बताएं सर। जी, एचडीएफसी लाइफ में मुझे एक ब्रेकडाउन दिखाई देता है। 530 533 का करंट भाव है। 538 के स्टॉप लॉस से नीचे मुझे लगता है 520 का पहला टारगेट 512 510 तक के डाउन आ सकती है 1 से 2 दिन। एचडीएफसी लाइफ यहां पर बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से। और बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए भी सुपर सीड का। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी, वो डायलॉग जो अभी आपने कहा था कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये बाजार देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें डायलॉग में थोड़े से बदलाव लाऊंगा। डूबते को अर्निंग का सहारा देखना चाहिए। अभी जिसमें अर्निंग अच्छी है वही कंपनी को चुने और उसमें से ये कंपनी है एबीबी। अर्निंग्स दमदार आए थे इस क्वार्टर के। ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की बहुत बेहतरीन कंपनी एबीबी। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है, इनफ्लो है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद लगा सकते हैं एबीबी से। कैश कलेक्शन और जितना भी कैश फ्लोज है इस पे फोकस है एबीबी का। और वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि काफी रीजनेबली प्लेस्ड है। प्योर प्ले है डिजिटाइजेशन का। तो मुझे लगता है कि एबीबी जो ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन का बिजनेस है इस पे ध्यान देना चाहिए। टारगेट आप पोजिशनल तौर पे रखे 2376 2376 का। 2376 के टारगेट के लिए एबीबी इस पर रखनी है आपको नजर। ये भी काउंटर आपको फोकस में आते हुए दिख सकता है। तो अच्छी मूव आई है नतीजों के बाद से। एबीबी एक वन ऑफ द काउंटर्स है जिसने बाजार की गिरावट में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा है, बल्कि बढ़िया गेन्स ही दिखाई है। पर आइए 2:45 बज रहे, करते हैं स्वागत भसीन साहब का। स्वागत है आपका भसीन साहब। ये तो अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा, हमारा तो फिर भी इतना खराब नहीं है। क्या अमेरिका बंद तो नहीं हो जाएगा मार्केट सर? सर ऐसे ही पेसिमिज्म हाईएस्ट होता है जब मार्केट बॉटम्स बनाती है। और ये मैं नहीं कह रहा कि आज या कल, लेकिन हर हालत में ये आपको दिख रहा है कि जो कार्नेज है ये रोज परसिस्ट कर नहीं सकता, बट इट इज देयर और एंड इट इज देयर फॉर यू टू वॉच। So I'm not fighting the market. All I'm saying is that this is the opportunity. आज आपको पता है एक्सपायरी है, जिन्होंने ऑप्शन कर रखी है they will और उनके बेयर्स के साथ तो भाव माहौल चल रहा है ना। तो आई एम वेरी श्योर कि एक आध दिन में रिवर्सल बहुत स्ट्रांग आएगा और उसके लिए कोई दो राय नहीं। एंड आई कंटिन्यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आप कहें तो मैं सुबह का भी अपडेट दे दूं और आज के लिए भी 2-3 कॉल दे देता हूं जो मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेंगी। बिल्कुल सर, बताएं प्लीज। अनिल जी, एक तो मैंने आपको अल्ट्राटेक 6000 पे कहा था, 6260 का टारगेट वो हो गया। और रिलायंस 2440 वाला 2545, ये दोनों बिक गए। उसके अलावा HAL और BL भी हो गया। सुबह आपको 310 पे DLF कहा था, 325 हो गया। स्मार्ट मनी मस्ट हैव बुक प्रॉफिट। अब आपके लिए 3 कॉल्स हैं। DLF फिर लीजिए 315 में, 308 का स्टॉप लॉस,
335 का वापस टारगेट। दूसरा अनिल जी 1600 की कॉल लीजिए अगले हफ्ते की एक्सपायरी की 94 पे, 94 95 है, 45 रुपए का स्टॉप लॉस, 250 रुपए की कॉल, 250 रुपए का टारगेट। और तीसरा अनिल जी आप लीजिए M&M 880 884, स्टॉप लॉस ऑफ 850, टारगेट ऑफ 925। ये सर ये कॉल किसकी लेनी है, कौन से स्टॉक की? निफ्टी की अनिल जी 16,000 की कॉल। 16,000 की 1600 आप बोल गए, मुझे लगा कि अच्छा 16,000 वाली निफ्टी की कॉल। ओके 95 रुपीज में लीजिए, 45 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट, जो अगले हफ्ते की एक्सपायरी है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगले हफ्ते की एक्सपायरी वाली कॉल आपको मिल रही है, ये ले सकते हैं आप 16,000 की, 94 रुपये में, 45 का स्टॉप लॉस, 250 रुपये का टारगेट आपके लिए निफ्टी की इस कॉल में। और बाकी DLF और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 और स्टॉक है जहां पर वसीम साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। धन्यवाद सर, ये 3 बेहतरीन पिक्स फिर से देने के लिए हमारे दर्शकों को, जिसमें निफ्टी का कॉल भी शामिल है। देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे, और वक्त है आपके लिए अब एक बिगुल का, और वो है कुणाल जी राकेश जी के लिए। कुणाल जी राकेश जी के लिए आ गया फाइनली। अच्छा फाइनली, ओके, जोश में आते हुए कुणाल जी राकेश जी, बिगुल। इससे पहले कि आप शुरुआत करें, आप कह दें कि बिना किसी के दबाव के आप अपने पूरे होशो आवाज में अपनी मर्जी से ये कॉल दे रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, बिना किसी दबाव के बिल्कुल होशो आवाज में कॉल दे रहे हैं। और अब तो कुणाल जी भी पूरे मूड में आ गए हैं। हाँ, मतलब मेरा दबाव तो कभी भी नहीं था कुणाल जी के लिए, ये कुणाल जी के लिए बुलवाया बंसल जी, मेरा दबाव तो कभी था ही नहीं आपके ऊपर, कुणाल जी का ही दबाव था, तो उसी के लिए बुलवाया है। बिल्कुल अनिल जी, कोई दबाव नहीं है अनिल जी। तो बिकवाली की राय है हमारी, और बेचना है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, और अब ये इसने आज के जो मॉर्निंग के सुबह के फर्स्ट आवर्स के लो से उसको क्रैक करा है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी, बिकवाली की राय है आरबीएल बैंक में। यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। साथ में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो एक गैप कायम होता हुआ दिख रहा है। कमजोर स्टॉक है, और कमजोर चार्ट्स पर ही आपको और कमजोरी देखने को मिलेगी। तो आरबीएल में उछाल के बाद बिकवाली की राय है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है 115 रुपए पर, 115 का स्टॉप लॉस रखकर शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 111 रुपए का, 111 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 108 रुपए का। तो 108 तक सीधा फिसल सकता है आरबीएल बैंक में हमारी बिकवाली के। ये लेवल्स कैश के हैं या फ्यूचर्स के? अनिल जी फ्यूचर्स के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के। इतना छोटा स्टॉप, सिर्फ 115 रुपए अनिल जी, करंट मंथ खाली 1.5 रुपए, 1.25 रुपए का स्टॉप, बस 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 अनिल जी, बस 1.25 रुपए का प्रसाद देना है कि लेना है प्रसाद? ओके तो चलिए, क्या कहा अनिल जी? कोई मैं बोल रहा हूँ प्रसाद देना है कि लेना है, वो पूछ रहा था मैं। लेकिन चलिए 1.25 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस लगाए। ये है आपके लिए आरबीएल बैंक में शॉर्ट करने की राय, और राय आती दिख रही एक और स्टॉक पर, और वो है श्रीकांत जी की तरफ से, उनके लिए भी हुई। बताएं श्रीकांत जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए, वैसे जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उन सभी में अच्छी खासी एक बिकवाली बनी है, और काफी सारे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। जैसे कि मार्केट अपने एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन के करीब आ चुका है, और अगर यहाँ से अगर मार्केट 15,730 के लेवल्स को तोड़ता है तो फिर शायद जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो 15,500 के हो सकते हैं। तो उसी बेसिस पे मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे अगर कुछ शॉर्ट करना है तो कुछ इंडेक्स के रिलेटेड स्टॉक को शॉर्ट करें, जैसे कि एक्सिस बैंक है। काफ़ी दिनों से इसी लेवल के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और हमेशा इस लेवल के लेवल्स इन लेवल्स को छूने के बाद एक रिबाउंड भी करता है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है, और अगर यहाँ से अगर गिरता है तो मिनिमम 600 के लेवल से दिखा सकता है। तो करंट लेवल से काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 650 में से शॉर्ट करके चले। स्टॉप लॉस रखे 660 रुपये का, 650 में शॉर्ट करें, 660 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स रखें 610 से लेकर 600 के।
ओके 610 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। एक्सिस बैंक पे यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपके लिए। कॉनकोर ये है वो स्टॉक जिस पर सिमी जी आपको चार्ट्स देखने राय देनी है, क्योंकि आने वाले हैं नतीजे कॉनकोर के आज ही। लेकिन आप चार्ट्स देखिए, तब तक मैं एक बार रिजल्ट्स का अनुमान बता दूं कि कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। अरमान हमारे साथ है, अरमान बताइए। नतीजे काफ़ी अच्छे आने का अनुमान है। आय जो है, आय में तो लगभग 8.5% की बढ़ोतरी देखने का अनुमान है। उसका रीज़न ये है कि जो घरेलू वॉल्यूम है उससे इनको सहारा मिलेगा, उस कारण लगभग 5% वॉल्यूम बढ़ने का अनुमान है। पर जो अच्छा देखा जाएगा वो इबिट्टा पर देखा जाएगा। इबिट्टा लगभग 2.7 टाइम्स बढ़ने का अनुमान है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो इनको फ्रेट कॉरिडोर से जो नए सैंक्शंस खुले हैं उससे इनको फायदा मिलेगा। साथ ही जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। वो 9.7% से बढ़कर 24.3% बढ़ते हुए आते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हाई मार्जिन रूट्स हैं उस पर कंपनी ने खास फोकस किया है, और इसी कारण आपको दिखेगा मुनाफा भी है। मुनाफा भी लगभग 16.2 करोड़ से बढ़कर 318 करोड़ पर आते हुए दिखेगा। पर इसमें जानने की एक बात यह, क्योंकि पिछली बार जो था उसमें एक मुश्त इनको घाटा भी था, उस कारण ये इतना इन्फ्लेटेड दिख रहा है। बट फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो नतीजे अच्छे आने का अनुमान है। ओके, अच्छे नतीजों का अनुमान है आपके लिए कॉनकोर से। और कॉनकोर के चार्ट्स बताइए जरा सिमी जी। नतीजों के पहले कुछ करना है? जी बिल्कुल नहीं अनिल जी, नतीजे के पहले तो कुछ भी नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसमें भी अभी जिस लेवल पर ये काम कर रहा है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि 600 के नीचे अगर ये फिसल जाता है, रिजल्ट से पहले भी अगर फिसल जाता है, तो इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। 15-20 रुपया का करेक्शन इसमें और पॉसिबल है। तो नतीजे के पहले तो कुछ भी नहीं, और मार्केट का भी सहारा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कोई भी मतलब यहाँ पे तो कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड तो बनता ही नहीं है। इनफैक्ट 600 से नीचे अगर फिसल जाता है तो एक बार जो एग्रेसिव सेलर्स हैं वो शॉर्ट करके देख सकता है। बात नहीं है। और अनिल जी, यहाँ पे मेरा एक एसटीबीटी कॉल है, अगर परमिशन मिलता है तो मैं दे सकती हूँ। अरे क्यों नहीं, परमिशन, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। सिमी जी के लिए बिगुल, सिमी जी के नॉन स्टॉप शेयर बताएं सिमी जी। अनिल जी, चार्ट में ब्रेकडाउन, मैसिव ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एक कैनफिन होम्स एनबीएफसी, जिसमें एक बड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एक कंसोलिडेशन फेज में था और कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। और इसके बाद ये स्टॉक एक मैसिव सेल ऑफ के लिए तैयार हो रहा है। मेरा जो सेल ऑफ का टारगेट आ रहा था वो 410 के आसपास है, और अभी स्टॉक 450 के आसपास है। फ्यूचर्स और करंट मंथ फ्यूचर्स और कैश का भाव ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसी के आसपास ही शॉर्ट करने का मतलब सजेशन मैं दे रही हूँ। 415 से 410 का टारगेट है मेरा, और स्टॉप लॉस 460 के ऊपर लगाना पड़ेगा। मार्केट खराब रहता है तो हो सकता है कि मेरा टारगेट जो है आज से कल के बीच में आना चाहिए, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर बेचने की राय कैनफिन होम्स में आती दिख रही। सारी एनबीएफसी काफ़ी कमज़ोर होती दिख रही है, और आज का एक्सीडेंट जो है वो है मनापुरम, नतीजे के बाद 10% लुढ़कता हुआ। लेकिन एक स्टॉक और है जो आमतौर पर उसके साथ देने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज उतना दिया नहीं है, तो क्या ये और गिरने को तैयार है? मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर एक बार जरा देखा जाए एक्शन क्या हो सकता है। 3% नीचे है, जबकि मनापुरम 10% नीचे। बहुत नाइंसाफी है, बहुत ज़्यादा। आइए सुमित जी, क्या मुथूट भी मनापुरम की राह पर चल सकता है? अरे जी, ये नीचे में सपोर्ट के पास है, 1120 का इसका सपोर्ट है। तो 1120 का अगर सपोर्ट टूटा तब तो ये भी और नीचे का लेवल दिखाएगा, और अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा तो थोड़ा सा साइडवेज होके बाउंस बैक आ जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि मुथूट में फ्रेश सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करें। ऊपर में स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 1175 1180 का है, तो 1180 और 1100 या 1120 ये इमीडिएट इसकी रेंज मान के चले। 1175 1180 आए तो वहां पे बेचना है, राइट? बेचना है, या फिर नीचे आए और 1120 या 1100 का लेवल टूटे तो बेचना है। अभी इस बीच में कुछ नहीं करना है। ओके, अभी कुछ ना करें, आराम करें, इंतजार करें। लेकिन कॉनकोर पर कुछ करने की राय शायद दे रहे हैं। जो हमने नतीजों का अनुमान बताया उस पर सिद्धार्थ जी की भी विशेष टिप्पणी आ रही है, बताएं सर। जी बिल्कुल, जो आपने अनुमान बताए हैं कॉनकोर के नतीजों के, ये काफी ऐसे ही नतीजे अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि कॉनकोर यहाँ से अनिल जी 60% का मार्केट शेयर, 65% का मार्केट शेयर रखता है। करीबन 60 टर्मिनल्स है, 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आ रहे हैं, इनके कंटेनर्स और रैक्स को ऐड कर रहे हैं। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में 75% का शेयर है। कॉनकोर बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर आपको फ्रेश बाइंग भी करनी हो, नतीजे आ जाए उसके बाद कर सकते हैं। 823 अगर लंबे समय के लिए किसी को 1 साल के लिए लेके रखना हो
तो 823 के टारगेट के लिए जरूर बने रह सकते। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकोर पर राय, 830 तक के टारगेट के लिए होल्ड करेगा। और इस बीच आप सभी लोगों के लिए आशु सर की तरफ से मैसेज है जो मैं उनके पास जा रहा हूँ सारे एक्सपर्ट्स के लिए। बोले कि सारे सेल कॉल्स तो सब एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं, नाम मेरा खराब हो रहा है। इस पर किसी को कोई विशेष टिप्पणी करनी हो तो बताएं, तब तक मैं आशु जी की राय लेता हूँ। जी आशु जी। अनिल जी, मैं आपको यही चीज बता रहा था। अनिल जी, पिछले दिनों में ना सबसे बड़ा डिसिप्लिन जो मैंने रखा और अपने क्लाइंट से भी शेयर किया कि कुछ भी नहीं करना। अनिल जी, कुछ भी करने से लॉस हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अनिल जी, मैं तो अभी यही जेन्युइनली बता रहा था, अगर आप पिछले 15 दिन में 10 दिन में देखिए, मैंने मार्केट को खराब बोला है, सिर्फ ये बोला है कि अपनी पोजीशन से पहली फुर्सत में कोशिश करके मैनेज करिए, निकल जाइए, नया कुछ भी लेन नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाइए। एक लोन कॉल है रिलायंस की, और अनिल जी मैं रोज देखता हूँ सब सेल कॉल्स दिए जा रहे हैं नीचे ऊपर में, और नाम सच में अनिल जी मेरा बदनाम होता है कि मंदी की बात। उस पर तो मेरी रिसर्च की हुई है, उस पर तो मेरी रिसर्च की हुई है। देखो अभी मैं बता दूं, हाँ, और सब लोग उस रिसर्च से सहमत भी होंगे। देखो, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो कड़वी दवाई देता है, बराबर है, और होम्योपैथिक वाला मीठी देता है, करेक्ट, राइट। अगर एलोपैथिक वाला दवाई देने वाला डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करेगा, कोई बात नहीं भाई, चिंता मत करो, 2 गोली सुबह खा लेना, 2 शाम को खा लेना, आराम से 7 दिन बाद जरूरत हो तो आ जाना, सब ठीक है, कोई टेंशन मत लो। और होम्योपैथिक वाला बोले क्या करते हो, दिमाग खराब है, ऐसे करते हो वैसे करते हो, और मीठी दवाई देगा। अब बताओ कौन सा डॉक्टर अच्छा। अनिल जी, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, आजकल तो मैं जेन्युइनली अनिल जी चार्ट समझने की कोशिश कर रहा था और ना कुछ मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। लग रहा है कि मुझे कुणाल जी की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अनिल जी, जैसे टाटा पावर है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने भी 2-3 महीने के ना वो कॉल्स देखे टाटा पावर के। अनिल जी, 210 और 220 के बीच में 10 बार ब्रेकडाउन हुआ है, और 240 और 250 के बीच में 10 बार ब्रेकआउट हुआ है। अनिल जी, वो 250 रुपए का स्टॉक वो 25 रुपए के बैंड में 10 बार ब्रेकआउट करके वो 250 रुपए का स्टॉक 250 रुपए लोगों के लिए जा चुका है। मतलब ऐसे चार्ट बन रहे हैं। अनिल जी, मेरे को जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट आ गया चार्ट की स्टडी में, और मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं दिल्ली जाते ही कुणाल जी से क्लासेस लेने वाला हूँ कि ऐसे चार्ट कैसे बनते हैं। कुणाल जी फ्री में देंगे, पैसे लेंगे? कुणाल जी बोले दिल्ली का, अरे जी मैं तो दिल्ली से मुंबई आ रहा हूँ। कुणाल जी बोले मैं क्लासेस ही बंद कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, वो आशु जी आप जो बोल रहे हो पॉइंट ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझिए, सारे जितने भी एक्सपर्ट्स देते हैं ना, उनके एक तो पहली चीज़ सबके स्टॉप लॉस है और मोस्टली डे कॉल्स है। तो वो एक मैं आपको बताता हूँ, अब बुरा मत मानिएगा, 204 रुपये में आपने ITC बोला था बेचने के लिए, करेक्ट? आपने बोला था एक्सपायरी का एक्सीडेंट है, याद है? तो वो क्या था, एक्सपायरी तक था ना, आज 270 है। सेम वे जिसकी भी कॉल से अगर 210 में टाटा पावर बेचने की है तो उसका 215, 218, 220 कुछ ना कुछ तो स्टॉप लॉस हो गई। तो वो सबकी अपनी अपनी आर्ट है। देखिए, आपकी आर्ट अलग है, सिद्धार्थ जी की अलग है। सिद्धार्थ जी को तो खराब बाजार में ही खरीदना है। नहीं अनिल जी, मैं मार्केट, अनिल जी मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अनिल जी मार्केट कितनी डिफिकल्ट है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ इस मार्केट इतनी डिफिकल्ट है कि इसीलिए आई हैव चोजन के लास्ट 10-15 डेज कॉल देनी ही नहीं है मुझे। हाँ, नहीं ठीक बात है, बता रहा हूँ अनिल जी, वो ठीक बात, वो भी इंडिविजुअल चॉइस है, ये चीज मैं बता रहा हूँ, वो भी इंडिविजुअल चॉइस है, कोई दे ना दे। हाँ जी, हाँ जी। मैं भी 2 बजे से दबाव बना रहा हूँ सब पे। देखो टसके मस नहीं हो रहे। कुणाल जी ने जाके 2:45 बजे जाके कॉल बिगुल बजवाया। तो चलिए, लेकिन हाँ ये जरूर है, जो भी आप कहें, जो भी आप करें अपने कन्विक्शन से करें। अगर कन्विक्शन है खरीदने बेचने का तो बताएं। हम कभी ये तो कहते ही नहीं कि आपको ये देनी है या नहीं देनी है, या बाय देनी है, सेल देनी। तो सबके आपकी अपनी स्टडी है, आपकी अपनी स्किल से। आइए बढ़ते आगे, एक इंटरेस्टिंग चीज पर करते हैं फोकस, जिसकी वजह से कल गिरे हैं अमेरिका के बाजार। अमेरिकी कंपनी टारगेट कॉप में कल 25% की दिखी गिरावट। अब वहां की कंपनी तो गिर गई और उन्होंने कहा कि हमारे रिजल्ट बड़े खराब है, आगे भी माहौल बड़ा खराब दिख रहा है। अब क्या इसका असर कुछ भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा? क्या पड़ेगा तो किस पर और कितना? आइए, ये सारी रिसर्च लेकर तैयार है वरुण। वरुण बोलो, टारगेट की वजह से कौन टारगेट पर है? अनिल जी, इंडिया की काफ़ी सारी कंपनियां टारगेट पे है, टारगेट की वजह से, और टारगेट खुद का टारगेट मीट नहीं कर पाया बेसिकली, इसके वहाँ गिरावट देखने मिली। उनका प्रॉफिट जो है उसमें 52% के आसपास की गिरावट देखने मिली। और सिर्फ ये नहीं, उनका कहना है कि जिस तरह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़े हैं उनको हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे, और आगे भी जो उन्होंने मार्जिन का गाइडेंस दिया है ना, वो एनालिस्ट के ओवरऑल
एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। इसके लिए आपने देखा करीब 25% के आसपास की गिरावट जो है कल टारगेट के स्टॉक में देखने मिली। अब देखिए टारगेट यूएस में बड़ी स्टोर है, करीब 1900 से ज़्यादा स्टोर जो है वहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज पे पड़ेगा जो कि इस कंपनी के साथ या फिर यूएस में जो कंपनियां हैं उनके साथ काम करते हो, खासकर टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी। और इसमें भी सबसे आगे अगर आपको किसी पे नज़र रखनी है ना तो वेल्सपन इंडिया पे नज़र रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा साल 2021 में ही वेल्सपन इंडिया ने टारगेट के साथ एक करार किया था। दरअसल पहले इनका करार था, 2016 में वो करार रद्द हो गया था। 5 साल बाद फिर से इन्होंने करार किया था टारगेट के साथ काम करने के लिए। उसके बाद आपको याद होगा वेल्सपन इंडिया के स्टॉक में अच्छे खासे 9-10% के आसपास की तेजी देखने मिली थी। इनफैक्ट जब ये करार टूटा था 2016 के आसपास, तब अगर आप देखते तो वेल्सपन इंडिया के कुल सेल्स में से 10% के आसपास की सेल्स जो है वो केवल टारगेट कॉर्पोरेशन से आती थी। सिर्फ ये नहीं, इंडिया का अगर आप देखेंगे तो यूएस में काफ़ी बड़ा टेक्सटाइल का मार्केट है। बेडशीट का मार्केट अगर आप देखेंगे तो भारत की कंपनियों का 62% के आसपास का शेयर है। टॉवेल का मार्केट में भारत की कंपनियों का 44% के आसपास का शेयर है और उसमें भी वेल्सपन इंडिया जो है उनका 25% के आसपास का शेयर है जो कि इन कंपनियों के स्टोर्स में बिकता है। इसके अलावा हिम्मत सिंघा सीड कुल आय में से 20 से 25% जो है वो एक्सपोर्ट से आती है, उसमें भी खासकर यूएस से आती है। इंडोकाउंट कुल आय में से 70% के आसपास की आय जो है वो एक्सपोर्ट से आती है, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो यूएस से आती है। ट्राइडेंट की कुल आय में से करीब 30% की आय जो है वो यूएस के मार्केट से आती है। तो ऐसी तमाम टेक्सटाइल कंपनीज है जिन पे आपको नजर रखनी है, जिनका यूएस के मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर है। टारगेट कंपनी की जो स्टॉक में गिरावट आई, जो इन्होंने गाइडेंस दिया, उसने तो मार्केट को हिलाया। इसके अलावा वॉलमार्ट ने भी जो अपने नतीजे घोषित किए थे और जो गाइडेंस इन्होंने दिया था वो कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि वहाँ पे जो ओवरऑल ये डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर रिटेल का कारोबार है उसको लेके दिक्कतें हैं और काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज है जो वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए दिक्कत की खबर है। तो जो टेक्सटाइल हम सब तक समझ रहे थे कि बहुत बढ़िया, तो वहीं पे आप सवाल उठा रहे हो। अनिल जी अब वहाँ पे गिर तो रहे, हालात तो खराब है। हालांकि ये अगर आप देखेंगे ये पता लगाओ ना कौन सी कंपनियों का परसेंटेज रेवेन्यू में टेक्सटाइल में जो कंपनियां हैं उनका ज़्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है। और अगर ये पता चल जाए कि टारगेट किसका बड़ा कस्टमर है तो और बढ़िया। जी वेल्सपन इंडिया हाँ उसका तो ही है। विंबलडन में तो ये अपने टॉवेल भी देते हैं, टॉवेल बना के ग्रीन कलर के। हाँ और टॉवेल, और सबसे बड़ा इनका करार था टारगेट के साथ। और अगर टारगेट ये कह रहा है कि, लेकिन अगर आप देखेंगे ना अनिल जी तो ये जितनी भी कंपनीज है, भले टारगेट हो या वॉलमार्ट हो, इन्होंने अपने ग्रोथ से ज़्यादा अपने मार्जिन्स को लेकर चिंता जताई है। ये एक बात याद रखना है। तो मार्जिन्स अगर गिरेंगे तो शायद इनके ज़्यादा गिरेंगे। जो सेल्स ग्रोथ है उसको लेकर इतनी बड़ी चिंता भी नहीं है, थोड़ी बहुत चिंता जरूर है कि सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम होगी। बेसिकली उनको माल ही महंगा मिल रहा है। हाँ तो उनके लिए मार्जिन्स की दिक्कत बड़ी है, ना कि ग्रोथ की दिक्कत, तो उसके वजह से वो ज्यादा गिरे हैं। तो अभी इसका मतलब ये कि हमारी टेक्सटाइल कंपनियां जो मार्जिन अच्छा कमा रहे उनके भी मार्जिन पे प्रेशर तो आएगा। वो खुद बोलेंगे हम ही नहीं कमा रहे तो हम आपको क्यों कमाने दें। अब अच्छा ये कहेंगे भाई कॉटन के दाम इतने बढ़ गए, हम क्या करें, बराबर है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, हमें तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ ये सब बढ़ाने के चक्कर रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत मार्जिन पे प्रेशर इनकी हमारी कंपनियों पे भी आएगा। और थोड़ा बाकी जो गवर्नमेंट करे, कल भी मीटिंग हुई थी जिसमें कॉटन के दाम कंट्रोल में लाने की पीयूष गोयल साहब के हिसाब से। हाँ तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी। कॉटन के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, ये हुई ना बात। ओके तो वेल्सपन जो सबसे ज्यादा टारगेट को एक्सपोर्ट करता है उनके लिए खराब है। बेसिकली अनिल जी इन्होंने तो 2021 में फिर से शुरू किया था, तो अभी तो शुरुआत ही हुई थी। और सिद्धार्थ जी आपकी कुछ राय इस पूरे मैटर पर और टेक्सटाइल कंपनियों पर? जी बिल्कुल अनिल जी, मार्जिन प्रेशर जरूर देखने मिलेगा ये सारी कंपनियों पे, चाहे वो वेल्सपन हो, इंडोकाउंट हो या जो भी कंपनियां हो। बट ये पूरे ही स्पेस में मैं मानता हूं कि काफी सालों के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन और एक्सपोर्ट्स देखने मिला है। स्पेशली इंडोकाउंट मुझे लगता है कि बेडशीट्स में काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स है। तो ये पूरा स्पेस अभी कुछ टाइम के लिए बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट में प्रेशर आ जाएगा, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी भी हमारे टेक्सटाइल पे व्यू पॉजिटिव है। स्पेशली ऐसी कुछ यूनिक टेक्सटाइल बिजनेसेस है जैसे कि इनरवेयर, निटवेयर की कंपनी रूपा, ये कंपनियों पे हमारा बहुत पॉजिटिव ध्यान है क्योंकि ये ब्रांडेड बिजनेस है और डोमेस्टिक बिजनेस में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रूपा जैसी कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है यहाँ से शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में। तो ये है आपके लिए
कुछ टेक्सटाइल कंपनीज जहाँ पर रखनी है आपको नज़र। रूपा सिद्धार्थ जी को पसंद है, बट टेक्सटाइल कंपनीज के लिए थोड़ी ख़राब खबर आ रही है। अच्छी खबर आई है आईटीसी के लिए, उस पर भी थोड़ी देर में वरुण से बात करेंगे। बट उससे पहले रुचि सोया जो अनिल जी और हम सुबह बात भी कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। अभी सेठी साहब भी रिकमेंड करके गए हैं, और यहाँ पर कल शाम को भी इन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉल करी थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकल कर आई हैं, एक बार जान लेते हैं अरमान के साथ क्या क्या कहा है कंपनी ने कॉल में। अरमान बताइए। देखिए, न्यूज़ पे व्यूज़ पे जब जो मैनेजमेंट आया था तब तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बुलिश और सब चीज़ें अच्छी चीज़ें बताई थी। उसी के साथ साथ जो कॉल हुआ उसमें भी बहुत बढ़िया चीज़ें निकल के आई हैं। क्या कहा है मैनेजमेंट ने कहा है कि जो हमारा अनुमान है, जो ये फूड बिजनेस से जो रेवेन्यू आ सकता है वो लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ तक का रेवेन्यू आ सकता है। FY22 में कितना था? लगभग 4100 करोड़ का था, जो कि उनका अनुमान है कि आगे आने वाले समय में वो 20 से 25% कैगर से लगातार बढ़ने की उम्मीद है। उसी के साथ उनका कहने ये भी कहा है उन्होंने कॉल में कि जो मार्जिन्स क्लॉक इन करेगा वो मार्जिन्स लगभग 15 से 20% क्लॉक इन करेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि रुचि सोया का अगर जो मार्जिन्स था वो सिर्फ 4.5% जो पीबीटी मार्जिन्स था, और एबिटा लेवल पर देखेंगे तो वो भी अराउंड 8% के आसपास था। और ये जो बोल रहे हैं कि ये मार्जिन्स जो है वो लगभग 20% तक पहुंच सकते हैं। उसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये फूड बिजनेस का जो कारोबार है वो इससे जो आय आ रही है उसको दोगुना तक कर देंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ FY23 का ही टारगेट बता रहे हैं कि FY23 में 6,600 करोड़ से 6,800 करोड़ तक का रेवेन्यू हो सकता है। जो FY22 में 4100 का था, वो ये बोल रहे हैं कि 6,800, तो लगभग 40% के आसपास की ग्रोथ तो ये क्लियरली बोल रहे हैं, वो भी बड़े हुए मार्जिन के साथ। तो काफी बढ़िया कमेंट्री आती हुई दिखी है। अभी मार्जिन 5-5% है फूड बिजनेस के, बराबर। और कितना बोल रहे? 15 से 20%। ऐसे कैसे हो जाएगा? मजाक है? 5 से 15%? करेक्ट। तो मतलब कॉल में ऐसा क्या बोला उन्होंने? सर ये जो 5% था सर, वो 5% इनका पीबीटी मार्जिन था। अच्छा, पीबीटी मार्जिन 5%। EBITDA मार्जिन ऑलरेडी 10 से 11% पे है। अच्छा, उसको 15 करें। हाँ, उसको 15 कर देंगे ताकि वो जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल होएगा तब उसके साथ साथ जो सेम इंटीग्रेशन के साथ वो बढ़ाने का। और मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनियों के 22% के आसपास है, 20-23%। करेक्ट सर। तो 20-22% के सामने अगर ये 15% मार्जिन, 15 तो कर सकते हैं, वो तो रीजनेबल है। और अभी 10-11% के आसपास। यस सर। हाँ ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने पीबीटी से मैंने कहा पीबीटी तो 5% ही है, राइट? हाँ सर, 5.1%। हाँ, तो वो 15% तो फिर तो क्वेश्चन मार्क आने चाहिए। ओके, तो चलिए ये और एक तो ये मार्जिन आपके बढ़ सकते हैं, और दूसरा टॉप लाइन में 4,100 करोड़ की सेल्स है, वो बढ़कर कितनी हो सकती है? वो ऐसा बोल रहे हैं कि 6,600 से 6,800 करोड़ इसी साल FY23 में, मतलब लगभग 50% हो गया। भाई साहब ये जो बोल रहे हैं ये कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब अगर मार्जिन आपके ऑलमोस्ट डबल हो जाए, डबल नहीं तो भी 50% बढ़ जाए, और सेल्स आपकी 50% से ज़्यादा बढ़ जाए, और उसके ऊपर से इतना सस्ता इन्होंने ट्रांसफ़र किया है पूरा का पूरा फूड बिजनेस रुचि सोया को। और सर उसके साथ साथ सर जो इनका पाम ऑयल का एडिबल ऑयल का बिजनेस है उसका मार्जिन्स तो और भी कम है, तो मतलब ये वाला तो और बड़े हुए मार्जिन्स पर और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो पूरी EBITDA को मतलब पूरी रीरेटिंग ही हो जाएगी EBITDA की। ओके चलिए, तो अब मतलब प्लानिंग सब कुछ हो गई, इम्प्लीमेंट भी हो गया, अब खाली परफॉर्मेंस देखनी बाकी है। अगले 2 क्वार्टर देखेंगे रुचि सोया को बहुत नज़दीकी से। अगर जो बोला है मैनेजमेंट ने वैसा परफॉर्म करता है तो फिर ये स्टॉक हो जाएगा डबल कम से कम, और नहीं तो फिर देखेंगे 1500-1600 पे जाके रुक जाएगा। 2 में से एक चीज़ होगी। फिर भी यहाँ से डाउन साइड रिस्क तो खैर है ही नहीं, बहुत कम। मार्केट के साथ ऊपर नीचे होना तो खैर अलग बात है, वो तो होता ही है, हर स्टॉक होता है। TCS भी गिर गया 4500 रुपये वाला बायबैक का तो वो एक अलग चीज़ है। बट 6 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है आज TCS की, आज 6 महीने की इंट्राडे अगर आप देखें तो 6 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है TCS। 4% दिखाइए जरा TCS। 6% 6% हो गया, कमाल ही है, कुछ ज़्यादा ही गिरी। अच्छा, तो मार्केट को नीचे लाने में पूरा योगदान है TCS का। ओके, आइए बढ़ते आगे। तैयार है सुमित जी कैश का ऑप्शन लेकर? जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, भी थोड़ी देर पहले मैंने HCL टेक का पुट दिया था, 24 का टारगेट दिया था, 22.80 का अभी हाई लगा है, तो इंट्राडे के अंदर 7 रुपए का मूव देखने को मिला, और इंट्राडे नहीं मुझे बोलना चाहिए आधे घंटे के अंदर। तो जिन्होंने भी किया है HCL टेक के पुट के अंदर काम, वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। और अब जो मैं दूसरा स्टॉक ऑप्शन देने जा रहा हूं उसमें ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 722 रुपए। स्टॉक का नाम है
टाटा कंज्यूमर, इसके अंदर भी पिछले 2 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं और टाटा कंज्यूमर के अंदर भी अब यहां से नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। इसके लिए 720 का पुट 12 रुपए 12.5 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। टाटा कंज्यूमर के अंदर मेरे को लगता है कि यहां से 10 से 15 रुपए का फॉल इमीडिएटली देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए 720 का पुट में खरीदारी करें, 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टारगेट टाटा कंज्यूमर के 720 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 दिनों के अंदर टाटा कंज्यूमर का पुट लेने का सलाह रहेगा। ओके, 720 वाला पुट खरीदें 12 रुपए में, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, 20 रुपए का टारगेट। राय सुमित जी की तरफ से बिकवाली की आती हुई दिख रही है, लेकिन इसका सुमित जी कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में माहौल नहीं बन रहा। अनिल जी 450 पॉइंट नीचे है, बाय का तो बन नहीं रहा, स्टॉप लॉस बैठ नहीं रहा, और सेल के अंदर भी 450 पॉइंट नीचे देने में मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस रिसीव रेशियो प्रॉपर बैठ नहीं रहा, इसके लिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक ढूंढ रहा हूँ। डाउ फ्यूचर ही बेच डालो, 450 हो गया, रुक ही नहीं रहा। मतलब मुझे लगता है हमारे 3:30 बजे के बाद ही रुकेगा अभी ये डाउ फ्यूचर। कल क्लोजिंग पर पॉजिटिव हो गया था याद है? हाँ 4 पॉइंट रह गया था खाली, 5 पॉइंट बराबर है। फिर 1100 गिरा, आज क्या होगा सर अगर क्लोजिंग पर ही 500 नीचे? 500 नीचे मतलब क्या, मतलब ये अमेरिका के मार्केट नहीं हो गए जैसे कोई, मतलब वो क्या बोलना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वैसे, बिल्कुल वैसा हाल है इनका, बहुत ही गंदे तरीके से गिर रहे हैं। अच्छा बाय द वे, कोई LIC की बात ही नहीं कर रहा। 840, 4% नीचे आज LIC है। ओके, LIC भी गया, चलिए। लेकिन ITC ये है वो स्टॉक जहाँ पर आई है तेजी। क्यों आई है तेजी वरुण, हमें तो पता है क्यों आई है। हाँ। तो फिर आप रिसर्च तो लेके आए कुछ एक्स्ट्रा। अनिल जी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हुआ क्या है और ब्रोकेज हाउस क्यों इतने बुलिश है, बताइए। तो अनिल जी हुआ क्या है, तो देखिए कंपनी का नतीजे तो अच्छा है और खासकर सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 9% की सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ आई, जो हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन थी वो 8% के आसपास की। अच्छा, उससे ज्यादा। हाँ, होटल कारोबार वहाँ अच्छा प्रदर्शन देखने मिला, नो डाउट। बॉटम लाइन पे अगर आप देखेंगे एबिट पे लॉस है, लेकिन वो जो 1 महीना की दिक्कतें थी जनवरी के, उसकी वजह से। एग्री कारोबार देखिए, FMCG कारोबार देखिए, बाकी कंपनियों के FMCG कारोबार में मार्जिन में गिरावट हुई है, लेकिन इस कंपनी के FMCG कारोबार में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन में बढ़ोतरी देखने मिली है। और काफ़ी सारे ब्रोकेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट पढ़ा था और वो कह रहे थे कि खासकर क्योंकि इस कंपनी के जो रॉ मटेरियल है वो एग्री रिलेटेड है, ना कि बाकी कमोडिटी रिलेटेड है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो इसको मिला है। और इसके लिए इस कंपनी के जो मार्जिन से FMCG के, वहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने मिली है। वहीं ब्रोकेज हाउसेस का कहना है कि FY23 जो है वो भी इस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है, और जो कॉस्ट प्रेशर्स है वो इस कंपनी पे ज़्यादा नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है ब्रोकेज हाउस कह रहे हैं, क्योंकि बाकी FMCG कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। बाकी कंपनियों के मुकाबले इसके मार्जिन अच्छे हैं, और पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि इस कंपनी ने लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लाई हैं, और सिगरेट में अगर आप देखेंगे जहाँ पे ये ऑलरेडी मार्केट लीडर थे, वहाँ पे और मार्केट शेयर जो है वो ITC गेन कर रहा है। ये इनका कहना है कि सिगरेट का कारोबार जो है उसके वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये ब्रोकेज हाउसेस का कहना है। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज जो खुल रहे हैं उसके चलते जो स्टेशनरी का कारोबार है इस कंपनी का, वहाँ पे काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिल रही है। साथ ही साथ ब्रोकेज हाउसेस एक और चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि बाकी चीज़ों तो ठीक है, लेकिन जो डिविडेंड ये कंपनी लगातार दे रही है ना, वो ब्रोकेज हाउसेस को काफ़ी पसंद आया है। इस बार भी करीब 11 साढ़े 11 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया गया है, और इसी सबके चलते JP मॉर्गन ने अपडेट किया 305 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली 293 का टारगेट, अपने टारगेट इन्होंने बढ़ा दिए। किसी की तो नज़र लगी ITC को। क्यों नहीं? बहुत खराब बोलते थे, अभी अच्छा हो गया देखो। हाँ, है ना? तो है। नज़र मतलब खाली अच्छी चीज़ में ही थोड़ी लगती है, खराब में भी खराब हो। हाँ ऐसा ना हो जाए अब अच्छे बोलते फिर से खराब हो जाए। वो मीम्स आते ना, बाय ITC at 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200। वैसा है। आज अकेला है, अकेला आज भी बहुत मीम्स चल रहे हैं, आज भी चल रहे। मैं झुकेगा नहीं। हाँ, तो सुबह से ही चल रहा है वो, बिल्कुल। में अच्छा बात तो सही है। मेरे ख्याल से FNO में शायद एकमात्र स्टॉक है, मुश्किल 4-5 ही है। PI इंडस्ट्रीज है, PI इंडस्ट्री, एबट, मेट्रोपोलिस ऊपर आ गया, गिरा भी वैसे ही। अंबुजा, डॉक्टर TVS 6 स्टॉक है। डेल्टा भी अब नेगेटिव हो गया। डेल्टा थोड़ा सा डेल्टा लेने का वक्त आया कि नहीं अभी तक, आशु जी? अनिल जी देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा अनिल जी, लेने का वक्त आएगा तो डेल्टा जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं सबका आएगा। तो अनिल जी ऐसा नहीं है कि डेल्टा बिल्कुल अलग से चलेगा, मतलब मार्केट में टर्न अराउंड आना चाहिए अनिल जी, जो अंडरलाइन है।
और अनिल जी आईटीसी में तो मैं आपको बार बार रिपीट करके कहता हूं, जो आपने बोला था ना वो एक्सपायरी के लिए 204 में दिया था अनिल जी, 1 महीना नहीं 5 महीने एक्सपायरी एक्सीडेंट के लिए दिया था, वो एक टाइम अलग था। और उसके बाद अनिल जी व्यू भी चेंज किया और बिल्कुल आपके साथ, और बार बार बोल रहा हूं सबको आउट परफॉर्म करेगा, और पर्टिकुलरली दोनों एचडीएफसी ट्विंस को, दोनों को आउट परफॉर्म करेगा आईटीसी। और अनिल जी डेल्टा और एलआईसी, अनिल जी एलआईसी वापस वो अपना पीएसयू स्टॉक बन गया है। पीएसयू स्टॉक्स में मेरे हिसाब से तो कभी किसी के पैसे बने नहीं, सो इट विल आल्सो इट विल टर्न आउट टू बी वन ऑफ द पीएसयू स्टॉक्स जो कि बाकी स्टॉक्स की तरह है। तो एलआईसी में अनिल जी मतलब ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, वो नाम बड़े दर्शन छोटे की तरह हो गया। एंड इसमें ये नहीं कहेंगे कि कोई बहुत लिवरेज पोजीशन लेके लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, बट जितना जिसने लिया है उतना तो अपने हिसाब से लिया ही है। बट अनिल जी आईटीसी आउट परफॉर्म करेगा और बाकी सबको फाइनेंशियल्स को तो बिल्कुल ही करेगा, लेड बाय एचडीएफसी ट्विंस। तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग आईटीसी पर अपडेट। आइए बढ़ते आगे। अच्छा, ये जो पिछले पैंडेमिक के टाइम पे जो वर्क फ्रॉम होम हुआ था, उसमें अभी भी आप में से किस किस का मन बहुत करता है कि वर्क फ्रॉम होम ही चालू रहे तो ठीक है? जरा जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करें, मतलब ऑफिस के मुकाबले में। वागले साहब, कुणाल जी, बाकी लोगों के मैं ये समझूं कि आप काम ही नहीं करना चाहते हैं या घर से नहीं करना चाहते हैं? अनिल जी हम तो रोड से करते हैं, घर से नहीं करना चाहते। हम तो रोड से करते हैं, रोड से। ओके, सीबीजी भी वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में। ओके जी जी आशुतोष। अनिल जी हम तो ऑफिस में नहीं, अपना तो देश भर के ऑफिस में करते हैं, हम तो रोज रोड पे होते हैं अनिल जी, हम तो हर जगह से काम करते हैं एक्सेप्ट घर। तो वर्क फ्रॉम होम को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन होने जा रहा है, और वो एक्शन होने जा रहा है सेबी की तरफ से। सेबी ये कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम बंद होना चाहिए स्टॉक मार्केट के लोगों के लिए। अब आप सोचेंगे ये क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। ऐसा सेबी क्यों सोच रही है, आइए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। सर, ये जो सुझाव है सभी जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं इनके लिए दिया गया कि वर्क फ्रॉम होम जो है पूरी तरीके से खत्म कीजिए, क्योंकि जो पिछले कोरोना काल में काफी सारे मामले आए हैं, अभी हमने लैम्बोर्गिनी वाला केस भी सुना, तो उसके बाद जो है अब सख्ती बता रही है सेबी कि आप जो है इसको पूरी तरीके से बंद कीजिए। दरअसल अगर आप देखें तो जो डीलर्स होते हैं, डीलिंग रूम होते हैं, वहां पर कुछ नियम सेबी ने ऑलरेडी लेट कर रखे हैं, जैसे कि आप अपने पर्सनल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनफैक्ट डीलिंग रूम में जो है आप अपने पर्सनल फोन, ईमेल वगैरह जो है उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि वर्क फ्रॉम हो रहा था तो काफी सारे जो डीलिंग रूम्स हैं वो लोग घर से ही काम कर रहे थे, इक्विटी ट्रेडर्स, डीलर्स घर से काम कर रहे थे। तो इसमें जो लैप्सेस सामने आए, इसको रोकथाम करने के लिए जो है अब सेबी कह रहा है कि आप पूरी तरीके से जो वर्क फ्रॉम होम है इसे बंद करेंगे, और सभी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो एज इट इज आपको देनी पड़ेंगी। क्योंकि सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मामले आ रहे हैं, हालांकि एक मामले में तो कंपनी की तरफ से सफाई भी आ गई, लेकिन जो एक्सिस म्यूचुअल फंड वाला मामला है इसके बाद सेबी की जो सख्ती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और सर इससे पहले कैसा होता था, मैं कुछ केसेस भी देख रहा था कि जो फ्रंट रनिंग होती थी इसमें जो नियर और डियर वंस हैं इनके अकाउंट से लिए जाते थे, लेकिन अब लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं तो जो दूर दूर के अकाउंट से लेते हैं, लेकिन इसको भी टैकल करने के लिए ना सेबी ने पूरी तैयारी कर ली है, और अच्छा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो इन्होंने तैयार किया है जिसमें एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अगर किसी भी ट्रेड्स में इन्हें सिंक नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है, तो वो इनके रडार पर आ जाएगा, वो पकड़ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सेबी ने पिछले कुछ ऑर्डर्स निकाले भी हैं, और हाल ही में ये सारे जो नियम जो बनाए जा रहे हैं, जिनकी बात करें कि वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में सेबी नहीं है, उसके पीछे कारण भी है। 3 म्यूचुअल फंड्स के नाम चल रहे हैं जहाँ कुछ न कुछ अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं, इंटरनली वो अपनी अपनी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कुछ केसेस में तो जैसा कि आपने बताया कि जाहिर हो चुका है, आज एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से आया भी कि उन्होंने उनको सेक भी किया है जो एम्प्लॉयज इसमें शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, इसके चलते हुए बेहद इंटरेस्टिंग कदम सेबी उठाने जा रही है। और वो कह रही कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रखने वाले आपके इंटरमीडिएट्स के जो स्टाफ हैं, चाहे वो ब्रोकरेजेस हों, चाहे म्यूचुअल फंड्स हों, या चाहे कोई और इंस्टीट्यूशंस हो, उनके लोग घर से काम न करें, ऑफिस से करें, ताकि कंट्रोल पूरा बना रहे। ये बेहद ज़रूरी है। परफेक्ट। आइए 3:20 आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं बाजार। $450 अंक नीचे है सर डाउ फ्यूचर्स, 1.5% नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, 200 पॉइंट्स का कट। यूरोप के बाजार 2 से 2.5% आपको गिरते हुए दिख रहे हैं इस समय, वहां पर कमजोरी बनी हुई है। कच्चे तेल में दबाव है, $107 के लेवल पर आ गया है कच्चा तेल, तो अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस है सर। हम भी डेज लो पर हैं, हालांकि 15,800 होल्ड किया है अभी के लिए। क्या करके जाना है? सांस अटकी हुई थी। 15,740 का ट्रिपल बॉटम है, 735 का, उससे बेहद करीब है, 100 पॉइंट ही दूर है।
क्लोजिंग अब तक की जो सबसे खराब मिली आपको इस फॉल की 13 मई की 15,782 की, आप उसके आसपास ही बंद हो रहे हैं, नीचे नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम शायद अगर और ब्रेकडाउन होना है तो इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे एक दिन की मोहलत मिल गई है, होना है तो फिर कल होगा, आज तो नहीं हो रहा। सो अब यहाँ पे लेने में तो डर लगेगा रेंज के, बिल्कुल हाँ, लेने की हिम्मत है नहीं और बेचने का लेवल है नहीं, तो फिर नोटा का ही इस्तेमाल किया जाए, कुछ ना करने में समझदारी है। क्योंकि क्या देखिए आजकल रोज गैप बहुत मिल रहा है खरीदने बेचने में। आप हो सकता है कल सीधा आप 200 पॉइंट नीचे खुले और ये भी हो सकता है 16,000 खुले। अगर डाउ फ्यूचर जो दिखा रहा है घूम जाए, यू नेवर नो। आजकल वो अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो रहा है कि डाउ फ्यूचर जो चल रहा है वही होगा, क्लोजिंग वैसी होगी। तो बेहतर है कि नई पोजीशन ना बनाए, जो है अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 15,500 का पुट आपके पास होना चाहिए, शॉर्ट पोजीशन है तो उसे हेज करने के लिए 16,000 का कॉल होना चाहिए, ताकि आप अपनी हेजिंग के साथ जाएं। तो बड़ा गैप 150-200 पॉइंट तक का तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे, इससे ज़्यादा वाला होता है जैसे कि आज जैसा दिखा वो बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए आपको हेजिंग के साथ जाना है, नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है। भले ही लेवल बहुत अच्छे, मुंह में पानी आने जैसे लग रहे हो कि अट्रैक्टिव है, यहीं से तो 3 बार घुमा है, बात तो सही है, लेकिन एक दिन और इंतजार कर लेने में हर्ज नहीं है। सुबह आंख में पानी ना आ जाए। हाँ, और बैंक निफ्टी सेम 33,000 के आसपास बनाए लो। क्लोजिंग बेसिस पे 33,121 का सबसे लोएस्ट क्लोजिंग था 13 मई का, उसके बेहद करीब, उसके थोड़ा ऊपर बंद हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रुक जाते हैं। लेना होगा कल थोड़ा ऊपर में ले लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कहाँ जा रहा है ये मार्केट, कहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। आइए बैंड से बेनिफिट, आशीष है हमारे साथ तैयार। बताएं आशीष। दीपांशु कोई भी चेंज नहीं है, 4 स्टॉक हैं, सबकी पोजीशंस एक बार आपको बता देता हूं। डेल्टा कॉप करीब 100% है, जीएनएफसी 97%, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 90% और पीएनबी यहां पर 86% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। यानी जो चारों स्टॉक है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसकी पोजीशन 80% से नीचे आई हो। तो ये जो चारों स्टॉक है वो बैन में है, बैन में बने रहेंगे, फ्रेश एंट्री किसी की भी नहीं हो रही है। तो ये है आपके लिए अपडेट, फ्रेश एंट्री किसी की भी नहीं है, 4 स्टॉक्स बने रहेंगे। आइए कुछ कॉल्स लेनी है, पहले एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक में ब्रेकडाउन आने वाला है और इस ब्रेकडाउन में स्टॉक का जो चांस है बहुत बुरी तरह से स्टॉक पीट सकता है। टाटा मोटर्स में सेल कॉल है और मुझे लगता है कि 400 का लेवल ये ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि इसमें 386, 84 तक का लेवल कल सुबह तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का माहौल भी खराब है। स्टॉक पूरा दिन एकदम 400 के आसपास होल्ड करने का कोशिश किया था, फाइनली 400 का लेवल तोड़ दिया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को सेल करके चलिए, 405-6 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। पहला टारगेट होगा 386, दूसरा होगा 382। तो ये 2 टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स को सेल करके चलिए। आपके लिए टाटा मोटर्स, सिमी जी दोनों तरफ के मूव्स इस पर पकड़ती हैं, फिलहाल सेल कॉल आया है। श्रीकांत जी के लिए एक बिगुल BTSTT का। बताएं सर श्रीकांत जी। दीपांशु, मुझे ये भारत डायनामिक्स अच्छा लग रहा था और यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट बन रहा है। इनफैक्ट अगर इसे कोरिलेट करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो कई बार हमने देखा है कि HAL के बाद अगर कोई मोमेंटम बनता है तो BDL में बनता है, और टेक्निकल फॉर्मेशन भी उतने ही स्ट्रांग है। और चूंकि प्राइस चल रही है लेकिन फिर भी ठीक है, आई थिंक 725, 727 में भी इसे लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि कम से कम ये स्टॉक वापस एक बार 770 के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक पोजिशनल ट्रेड है, इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 700 रुपए का, थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ाए, लेकिन हमें लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे अगर इसे रखते हैं तो ये डेफिनेटली वर्क होगा। तो ये आपके लिए भारत डायनामिक्स, जिस पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं, इस पर भी आप मूवमेंट देख रहे हैं। भारत डायनामिक्स, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस पर भी रखिएगा नज़र। थोड़ी देर पहले ये रेडार पर भी काउंटर आ रहा था, कुछ तो एक्शन इसमें बना था। इनफैक्ट देखिए HAL पर भी एक स्पाइक आ रहा है, तो भारत डायनामिक्स और HAL दोनों ही समय रिएक्ट कर रहे हैं। ऑफकोर्स भारत डायनामिक्स पर एक अच्छी मूव आ रही है, बट HAL पर भी रखिए नज़र। 1700 के लेवल्स आ रहे हैं, इस बाजार में भी थोड़ा एक्शन ये काउंटर दिखा रहा है। IOC पर निचले सर्वर से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है, ये भी एक काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन, भारतीय एयरटेल निचले सर्वर से थोड़ा सुधर रहा है। BHEL, इसके भी आने वाले नतीजे आई थिंक सैटरडे को आ रहे हैं इसके नतीजे,
यहाँ पर भी थोड़ी मूव आई है। LIC हाउसिंग भी हल्का हल्का मूव कर रहा है निचले स्तरों से। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर निचले स्तरों से आपको हल्की रिकवरी आती हुई दिख रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज का स्टार ऑफ कोर्स हैज टू बी ITC। लंबे समय बाद नतीजों के बाद इतना अच्छा रिएक्शन ITC पर आपको आते हुए दिखा है। ऐसा बाजार जहां पर निफ्टी 400 पॉइंट गिरा है, वहां पर ITC 3.5% ऊपर है। इनफैक्ट 3 साल के उच्चतम स्तर पर ITC बंद होते हुए आपको दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज और पावर ग्रिड यही 3 स्टॉक्स है जहां पर एक्शन रहा है। पावर ग्रिड सैटरडे को आएंगे नतीजे, डॉक्टर रेड्डीज आज मार्केट आवर्स में आए थे नतीजे, और ITC कल के नतीजों के बाद का आज रिएक्शन है। बाकी सारे काउंटर्स गिरे हैं। विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS टॉप 5 लूजर्स आज IT हैं। तो सबसे बड़ा गिरावट का योगदान ही आज IT से आते हुए दिखा है। उसके बाद JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी वीकनेस आपने देखी है। बजाज ऑटो गिरा है। ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। HDFC बैंक, ये भी फिसले हैं। तो इन दिग्गजों ने भी बाजार का मूड माहौल खराब किया है। और 47 निफ्टी स्टॉक्स वैसे भी नेगेटिव टेरिटरी में ही आपको क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, कहीं से भी सहारा नहीं मिला। ITC के अलावा PI इंडस्ट्रीज ये पॉजिटिव एक्शन में था। एबट इंडिया, मेट्रोपोलिस में आज एक बाउंस बैक आया। अंबुजा सीमेंट में आपको एंड में एक खरीदारी आती हुई देखी। HAL जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, डेल्टा कॉप, IOC और TVS मोटर्स, यहाँ पर हल्की फुल्की आपने खरीदारी देखी है। उसके सामने 10% का ब्रेकडाउन मन्नापुरम में आज दिखा है। इनफैक्ट एट 1 पॉइंट ऑलमोस्ट 12% भी नीचे था ये स्टॉक। कोफोर्ज में आपने 7% की गिरावट देखी है। LNT टेक, एम्फोसिस, परसिस्टेंट, फर्स्ट सोर्स, बिरला सॉफ्ट, माइंडट्री, सारे के सारे मिड कैप IT स्टॉक्स लार्ज कैप IT के साथ साथ ये भी आपको गिरते हुए ही दिखे हैं। इसके अलावा स्ट्राइड्स फार्मा, औरो फार्मा, लुपिन, ग्रैन्यूल्स, ये फार्मा स्टॉक्स भी आपको कमजोर होते दिखे हैं। लुपिन तो ऑफकोर्स नतीजों का भी रिएक्शन आते हुए था। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, यहाँ पर 5% का ब्रेकडाउन है कल की गिरावट के बाद। इनफैक्ट ये साल काफी खराब रहा है। RBL बैंक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, सेल 80 के लेवल पर आ गया है। सेल 150 वाला स्टॉक आज 80 के लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही कब था? हाँ एक जमाने में था, Once upon a time। पिछले साल जब 2 क्वार्टर पहले था, ज्यादा 2 क्वार्टर पहले, 2 या 3 क्वार्टर उस समय रिजल्ट पे 148 हुआ था। और उसके बाद ऐसा नहीं एक भी क्वार्टर रिजल्ट खराब आया हो। रिजल्ट सब अच्छे हैं, लेकिन अच्छा इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है और उसके लिए मृत्युंजय भी आ रहे हैं हमारे साथ में। आज पाम तेल एक्सपोर्ट पर बैन हटाने को लेकर एक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आने की तैयारी में है। तो जो कंपनियां हमारे यहाँ पाम ऑयल के बिजनेस में उनके लिए बड़ी खबर होगी। और मृत्युंजय भी हमें थोड़ी देर में इस खबर का पूरा मतलब भी बताएंगे, लेकिन ये खबर रॉयटर्स के हवाले से आती हुई दिख रही। तो पाम ऑयल जो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडोनेशिया से, उसको लेकर कोई बड़े डेवलपमेंट होने की तैयारी हो सकती है, उस पर भी हम नज़र रखेंगे। थैंक गॉड 15,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, खुशी मिल रही है। 15,800 के नीचे बंद नहीं हुए। और बैंक निफ्टी भी हम 33,300 के आसपास इसके ऊपर बंद होने की तैयारी में। फाइनल क्लोजिंग आए थोड़ी देर में 411 अंक नीचे हम निफ्टी पे हैं। 1363 अंक नीचे सेंसेक्स पे बंद हुए, 805 अंक नीचे बैंक निफ्टी पर बंद हुए। ये सब कुछ हो उससे पहले मैं आपको बता दूं बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर। गुरुवार के दिन एक ही अच्छी चीज़ होती है बाजार बंद होने के बाद एक्सपायरी की वो स्ट्रेस कम करने के लिए, वो है बात दुनिया की। गजब है ना खबरें, एक भी ऐसी खबर नहीं है जो सुनी हुई हो पहले, मतलब। और दीपांशु, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी खबर कौन, आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी? बिल्ली वाली। बिल्ली वाली? हाँ। बिल्ली वाली क्या थी? लखपति बना दिया मार्केट। मैं तो उसके पहले वाली खबर में अटक गया था। कौन सी? जिसमें था ना पंडुब्बी में शादी। मैं तो सोचने लगा अब जो लोग आगे शादी करेंगे वो कहाँ करेंगे। मैं तुझे समझ रहे ना, आपकी तो हो गई ना, मेरी भी हो गई। तो अब जो लोग करेंगे हाँ वही तो। अब आपके लिए पनडुब्बिया भी तैयार है, अगर किसी को मंगल वंगल पे जाके करना हो तो वहां भी तैयार है, लेकिन कर लोग। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग खबरें जो आपको देखनी है आज शाम 5 बजे। तो कुणाल जी, आइडिया कैसा लगा ये? अनिल जी बहुत जबरदस्त। अनिल जी मुझे तो वो खबर भी बड़ी अच्छी लगी। अनिल जी चंदा मामा से आएंगे अनिल जी सब्जियां और फल। तो अनिल जी चांद पर खेती हो रही है ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और वो भी ताजे आएंगे। हाँ वैसे तो आएंगे, वो तो वहाँ से ऊपर से नीचे आने में तो माइनस कितना डिग्री टेम्परेचर चलता होगा, तो रह नहीं रहने वाले। तो अलग अलग है। देखिए इंटरेस्टिंग खबरें, आपको जो खबर आए पसंद वो एंजॉय कीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। बहुत ही शानदार खबरों का कलेक्शन है, तो ये आपके लिए। और लखपति बिल्ली वाला भी इंटरेस्टिंग है। खाली एक इमरान खान को का वो है, वो थोड़ा आप कह सकते हो कि कहीं सुना देखा हो, अगर हो तो। बाकी सारी खबरें एकदम जबरदस्त है। आइए बढ़ते आगे। और जी बिजनेस की फर्जी लोन ऐप के खिलाफ मुहिम अब और रंग लेकर आ रही है। RBI ने
137 ऐप्स को अपने रडार पर लिया है। मुंबई की साइबर क्राइम ब्रांच ने भी गूगल को प्ले स्टोर से 15 और फर्जी लोन ऐप्स को हटाने के लिए कहा है। आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम फर्जी लोन ऐप के खिलाफ एक बार फिर हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि लोगों को इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जगाया जा सके। हम बताएंगे डिजिटल ठगों पर नकेल कसने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। सरकार, आरबीआई, पुलिस और गूगल जो कर रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है? चर्चा में हमारा साथ देंगे मधु एकम्बरम, फाउंडर डायरेक्टर फेस के। इनके अलावा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे आशुतोष श्रीवास्तव, साइबर लॉ एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे संजय शित्रे साहब जो एसपी है महाराष्ट्र साइबर सेल से। शो का नाम है पुलिस ट्रैप में फेक लोन ऐप। इसके बाद अगला शो बात करेंगे निवेश के 2 अप्रोच की, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये दोनों ही स्टाइल बेहद लोकप्रिय है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी कि इन दोनों स्टाइल में क्या फर्क है और कौन से म्यूचुअल फंड के फंड ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं और कौन से करते हैं वैल्यू में। शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए मुनाफे की स्ट्रेटेजी, वैल्यू या ग्रोथ। हमारे साथ होंगे क्रीडेंस वेल्थ एडवाइजर के सीईओ कीर्तन शाह, और शाम 6:40 पर देखेंगे बढ़ती महंगाई में कैसे रहे आपकी निवेश की स्ट्रेटेजी, महंगाई का सॉल्यूशन, एसेट एलोकेशन। हमारा साथ देंगे क्वांट एमसी के इक्विटी के फंड मैनेजर सौरभ गुप्ता साहब। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे दिन भर की खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की, बताएंगे आखिर महंगाई का ब्रेक फेल क्यों हुआ है और दुनिया में कोरोना के बाद मंकी पॉक्स की नई टेंशन खड़ी हो गई है। ये बीमारी क्या है, किसने बढ़ाई है, क्या है टेंशन, इस पर भी करेंगे बात। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे, और जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें मानने को लिए राज्य बाध्य नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये भी जीएसटी काउंसिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या क्या सवाल उठते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इससे क्या बदलाव होंगे ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और बॉलीवुड बनाएगा आनंद फिल्म का रीमेक। वाह, आनंद, बाबू मोशाय नए अंदाज में दिखेंगे आनंद। ये हमारी आज की स्टोरी है, ये आपको शाम को देखने को मिलेगी। आनंद देखिए, बहुत बढ़िया मूवी है। किसने नहीं देखा, ये पूछना पड़ेगा, किसने नहीं देखी आनंद? आप में से कोई है सर जिसने नहीं देखी हो? आनंद तो मेरे ख्याल सबने देखी हो। सिमी जी नहीं देखी आपने? देखा है? हाँ, बाबू मोशाय। हाँ वो तो, हाँ बाबू मोशाय, अच्छा बंगाल वाली भाई। तो हाँ, तो चलिए, बहुत ही एपिक ऐतिहासिक फिल्म रही है, उसका रीमेक बनने जा रहा है, देखना होगा। कौन करेगा? राजेश खन्ना और अमिताभ का रोल। एक्चुअली सर नहीं करना चाहिए, ये कुछ लेजेंडरी रोल्स होते हैं ना, एक मेमोरी होती है, वो नई बात तो सही है, बात तो वो भी है, बात तो सही है वैसे। हाँ वो तो इसलिए एसोसिएट आप उनसे करते हैं। हाँ फिर, लेकिन कई बार रीमेक अच्छे भी बन जाते, डॉन के बने थे, डॉन के अच्छे, फिर एक वो कौन सा देवदास का भी बना था, तो कुछ अच्छे भी बन जाते। ठीक है, अच्छे बन गए तो ठीक, नहीं तो हम पुरानी वाली देख लेंगे। हाँ वो वैसे नहीं बने शोले के जैसे रामगढ़ के शोले कैसे ओ भगवान, आग, हाँ आग, राम गोपाल, ओहो वो तो बड़ा आतंक था भाई। मतलब तो उम्मीद करें अच्छी रीमेक बनेगी, अगर बनेगी तो। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने। 430 अंक नीचे निफ्टी बंद होता हुआ 15,809 पर। सेंसेक्स 1416 अंकों के नुकसान के साथ हुआ है बंद 52,792 पर, और बैंक निफ्टी पर रहा नुकसान 848 अंकों का 33,315, एग्जैक्टली वहीं पर आज की सपोर्ट रेंज पर। डन फॉर द डे। 412 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 175 अंक नीचे है नेस्डेक फ्यूचर, 250 और 400, ये ध्यान रखें। इसके हिसाब से सुबह मिला के देख लेना, अभी छोड़ देना, आप रात को देखना मत, जाने दो, जो हो गया मत देखना, सुबह देखेंगे डाउ एसजेएक्स। हाँ, और बाकी देखने के लिए हम लोग बैठे हैं, आप मत देखना, बस स्ट्रेस में आके कोई फायदा नहीं। आइए विदा लेने का वक्त है। आशु सर, विशेष अतिथि के तौर पर आज आपने जो एंट्री मारी है शो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल एंट्री के तौर पर। और कुणाल जी, राकेश जी, वागल साहब, सुमी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया हम श्रीकांत जी का, सिमी जी का और सिद्धार्थ जी का भी करना चाहते हैं आज के शो में हमारा साथ देने के लिए। कल तो फ्राइडे ना, वाओ तैयारी है इस बार, तो ऐसा लग रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते छुट्टी नहीं आई हो, बहुत लंबा। तो कल बहुत जरूरी है, फ्राइडे का शो है कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी, और कल तो वैसे भी टी शर्ट डे है, तो थोड़ा हल्का फुल्का माहौल तो रहेगा ही, बस डाव वाव संभाल के रखिएगा, बाकी कल आप सबसे होगी मुलाकात। आइए बढ़ते आगे, धन्यवाद आप सबका, मुझे दीप को इजाजत दीजिए, और मृत्युंजय तैयार है। मृत्युंजय, आपके तो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग खबरें आ रही है। हाँ, बड़ी खबर, और ये खबर भी सबसे पहले हमने ही ब्रेक की है सर, अभी की
ये होने वाला है। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमारे साथ दोराब जी मिस्त्री थे जो कि जाने माने एक्सपर्ट हैं ऑयल के, और उन्होंने हमें बताया था कि नेक्स्ट वीक मतलब इस हफ्ते के बारे में कि बैन हट जाएगा वहाँ पर। क्या बात है। इन्होंने मतलब साफ साफ पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था, और आज ये बयान शाम को आ सकता है। अभी सेक्रेटेरिएट के हवाले से ये खबर आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाम तेल एक्सपोर्ट पर 28 अप्रैल को बैन लगा था इंडोनेशिया में। उसके बाद दाम वहाँ पर तेजी से कम हुए हैं, और इंडोनेशिया का टारगेट है कि 1400 रुपया इंडोनेशियन रुपया जब भाव आ जाएगा तब बैन हटा देंगे। करीब करीब उस लेवल पे भाव पहुंच रहा है। इसको लेकर और क्या कुछ हो सकता है इस पर बात करेंगे, और साथ ही एग्री मार्केट में और बुलियन के मार्केट में इस वक्त हलचल बढ़ गई है।